गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं अब हमारे नए चैप्टर पर। नया चैप्टर है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, समझते हैं दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग। स्टूडेंट्स का ऐसा कहना रहता है कि कॉस्टिंग में अगर कोई सा चैप्टर सबसे कठिन है तो वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। पर मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफर प्राइसिंग इतना कठिन है। अपन इसको बहुत जमीनी लेवल से शुरुआत से समझेंगे अपन ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमें समझना यह है कि इस चैप्टर में हमें समझना क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, तो आपको एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर अपन ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मैं जब सीए बना था 2005 में, नवंबर 2005 में, और उसके बाद मेरी जनवरी फरवरी में कैंपस हुआ था। तब से शुरू हो गए थे कैंपस प्लेसमेंट। और जनवरी फरवरी 2006 में कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मेरा जॉब लगा इन्फोसिस में। इन्फोसिस की एक सब्सिडियरी कंपनी उस वक्त हुआ करती थी, उसका नाम उस वक्त प्रोजियन था, लेकिन उसका नाम बाद में बदलकर इन्फोसिस और कुछ उन्होंने रख दिया, यानी इन्फोसिस ही उन्होंने नाम रख दिया। ओरिजिनल कंपनी जो मेन कंपनी उसका नाम तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये उन्होंने उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी बना दी जिसका नाम आज की तारीख में बदलकर अलग है, इन्फोसिस और कुछ बीच में, मतलब कुछ और है, टेक्नोलॉजीज नहीं है ना। तो देखना हुआ क्या, मैं इन्फोसिस में था या मैं इन्फोसिस की सब्सिडियरी में था, नहीं, लोगो ओवर सब इन्फोसिस का ही प्रिंट होता था, बस भी इन्फोसिस की आती थी अपने को लेने, कैंपस भी इन्फोसिस का ही था, उधर इंजीनियर्स भी काम करते थे, इधर अपन भी करते थे। बस वो टेक्निकली उन्होंने उसको एज अ सब्सिडियरी बना रखा था ताकि उनकी सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग रहे और फाइनेंस डिवीजन अलग रहे। तो एक बार की बात है, हमारे यहाँ पर जो मैनेजर थे, मतलब अपन तो उस वक्त एज एन एनालिस्ट ज्वाइन हुए थे, रिसर्च एनालिस्ट। हमारे जो वीपी थे ना, वाइस प्रेसिडेंट, उनको इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट ने अप्रोच किया, यानी इन्फोसिस यानी पेरेंट कंपनी, और पेरेंट कंपनी ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी को अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि कहीं से हमें खबर लगी कि आप मार्केट रिसर्च भी करते हैं। तो इन्फोसिस, तो जो हमारी कंपनी के वीपी थे, यानी सब्सिडियरी कंपनी के वीपी थे, उन्होंने कहा हाँ, हम मार्केट रिसर्च डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा आज तक हम ये मार्केट रिसर्च डेटा किसी दूसरी कंपनी को देते थे करने के लिए। इन्फोसिस पेरेंट कंपनी, वो कंपनी भी इतनी बड़ी कि 1,00,000-2,00,000 एम्प्लॉइज, यही नहीं पता चलता कि अपन क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते, तो वो जिससे चला रहा है उसी से ही चला रहा है। तो बोले ये तो हम बाहर की एक दूसरी कंपनी को देते थे, और वो कंपनी भी बैंगलोर में ही थी, और वो हमारी कॉम्पिटिटर थी, सब्सिडियरी की कंपनी की कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो भी सेम काम कर रही जो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम उनको देने की बजाय ये काम आपको दे देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला हाँ, हम करेंगे ये काम तो आपके लिए, जब ये काम घर में ही हो रहा है, जब ये काम घर का घर में हो रहा है, तो अपन अपने कॉम्पिटिटर को क्यों दें। पता चला कॉम्पिटिटर इस बात का अननेसेसरी बेनिफिट उठाएगा, यानी अगर किसी यूएस के क्लाइंट को अगर हम भी पिच कर रहे हैं सब्सिडियरी कंपनी, और वो तीसरा थर्ड पार्टी वेंडर भी पिच कर रहा है, तो वो पता है क्लाइंट को क्या बोलेगा कि इनके खुद की जो पेरेंट कंपनी वो तो हमको काम देते, अब आप खुद ही सोच लो। वो और कुछ बोलेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, अब आप खुद ही सोच लो। तो नेचुरल जाहिर सी बात है कि इंसान क्या सोचेगा, राइट। तो पेरेंट कंपनी ने बोला ठीक है, हम काम सब्सिडियरी कंपनी आपको दे देंगे। फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च में फाइनलाइज किया। इन्फोसिस भी क्या मार्केट रिसर्च करवाता है कि आगे जाकर सॉफ्टवेयर का मार्केट कहां जाने वाला है, कौन सी नई कंपनीज आने वाली है, आगे जाकर कैसा पोटेंशियल रहेगा, ऐसा, क्योंकि वो तब उनकी सारी आगे की स्ट्रेटेजी फोरकास्ट करते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी आने वाली, इसमें कौन सी कंपनीज है, तो हमें क्या करना चाहिए, कि हमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना चाहिए, सोनी से पूरी मार्केट रिसर्च करवाते हैं वो लोग, राइट। जाहिर सी बात है मार्केट रिसर्च कोई इंजीनियर बंदा नहीं कर पाएगा, यू वुड नीड एमबीएस एंड सीएस फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च, राइट। जो कि फिर देखें यार फॉरेन में कौन कौन सी कंपनीज है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, वहां कितने एम्प्लॉइज, उनका कैसा प्रोग्रेस एंड सो ऑन, राइट। तो ये मार्केट रिसर्च का काम दोस्तों हमारे पास आने वाला था। तभी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, यानी हम सब सब्सिडियरी कंपनी के एम्प्लॉइज, मतलब उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपकी टीम को लेकर आ जाओ यहाँ पर, तो अपन बैठकर डिसाइड कर लेंगे क्या क्या हमारा स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। ये सारी चीजें डिसाइड होती, पहले एग्रीमेंट बनता है। वो लोग ऐसे ही काम नहीं देते थे फोन पे, हाँ यार चलो आप ये कर देना और दे देना एक आध महीने में। ये सब लिखित में एग्रीमेंट होता है, राइट। तभी तो जाकर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है कि हम क्या क्या काम करेंगे और हम क्या क्या काम नहीं करेंगे, राइट। ये सब डिफाइन हुआ, मीटिंग चल रही थी, और तभी मीटिंग में आने वो ऐसा लंच पार्टी चल रही थी, सब वो इन्फोसिस के भी बंदे आए हुए थे, पेरेंट कंपनी के, इधर अपन भी सब थे। तो मैं कुछ और बोलना चाह रहा था पर नहीं, काम की बात नहीं वो। तो ऐसी सब बात चल रही थी, तब लंच ले रहे थे, तो मैंने अपने वीपी को, मैंने अपने यानी सब्सिडियरी कंपनी के वीपी को
पेरेंट कंपनी के वीपी से कुछ बात करते हुए सुना और उन्होंने बोला कि सर हम आपसे $10 पर आवर चार्ज करेंगे। तब मुझे सुन के बड़ा गहरा धक्का लगा कि ये घर घर में ये क्या कर रहे हैं, अपन काम किसके लिए कर रहे हैं, पेरेंट कंपनी, और हम उनसे क्या चार्ज करेंगे, $10। वहां तो सारी बातें वो रेट डॉलर में ही करते हैं, $10 पर आवर हम चार्ज करेंगे आपसे। आई वॉज वेरी शॉक यार, अपनी तो कंपनी है यार इन्फोसिस, और अपन उनसे $10 पर आवर कैसे चार्ज करेंगे। और ये वीपी और ये दोनों बिल्कुल कंफर्टेबली बात कर रहे दोनों। उन्होंने कहा हाँ हाँ $10 इज ओके, क्योंकि हम वो जो दूसरी कंपनी हम उसको तो ज्यादा देते थे, हम उन्हें $12 पर आवर देते थे। अब क्योंकि अपन घर में ही काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे कि आप आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस करो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना पड़ेगा। नहीं तो अगर $12 पर आवर बाहर वाला भी ले रहा है, डेफिनेटली आप उससे ज्यादा तो चार्ज कर ही नहीं सकते हो। आप उसके बराबर भी चार्ज करोगे तो फिर इन्फोसिस वाला एक पल को कहेगा कि फिर आपको देने में एज सच बेनिफिट क्या मुझे। तो कितने पर बात चल रही थी, $10 पर आवर। $10 पर आवर यानी उस वक्त डॉलर वॉज इक्वल टू 50 रुपीज व्हेन आई वाज इन इन्फोसिस, यानी ₹500 पर आवर। यानी एक बार 8 घंटे अगर काम किया मैंने, मान लो कंपनी में, तो मेरी कंपनी को कितने मिलेंगे, 4000। उसमें से कंपनी मुझे 1000 1500 जो भी मेरी पर डे की सैलरी बनती होगी, जो भी 30,000 40,000 50,000 60,000 जो भी पैकेज हो, अलग अलग एम्प्लॉइज का पैकेज भी अलग अलग रहता है, तो कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है अच्छा खासा। मतलब कंपनी मुझे कितना देगी, 1500 पर आवर। अगर मैं 8 आवर्स काम करता हूं तो कंपनी उधर कितना चार्ज करी, 4000। पर इन्फोसिस को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन्फोसिस बोलता है $10 पर आवर तो हमारे लिए बहुत कम है। बाहर वाला हमसे कितना लेता है, $12 पर आवर। और इन्फोसिस खुद जब अमेरिकन क्लाइंट के लिए काम करती तो लूट लेती, $20 पर आवर, $25 पर आवर, $30 पर आवर, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स दी आईटी वर्क इज। ऐसे रेट चलते हैं वहां पर। तब यार मेरे समझ में नहीं आया कि ये अपन कैसे, मतलब घर घर में क्यों रेट चार्ज करे। और मुझे तो यही समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, अपन ने तो एफआर पढ़ रखा है, तो उनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उधर उनके लिए कॉस्ट होगी और अपने लिए रेवेन्यू होगा, तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब मुझे कहीं कोई पर्पस समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना, मैंने फाइनेंस के एंगल से सोचा, मैंने कहा शेयर होल्डर्स को इससे कोई मतलब नहीं, 10 की जगह अगर 11 भी दे दे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। घर की तो बात है, और घर की तो बात है, मैं तो बोलता हूं आप तो 20 सेट कर दो, तो सिक्का उछाल के रेट सेट कर दो, इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उधर से आना है और इधर मिलना है। मतलब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और जब इन्वेस्टर देखते हैं तो वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते, वो कंसोलिडेटेड, क्योंकि जब इन्फोसिस का शेयर ट्रेड होता है ना मार्केट में, तो उसका जो प्राइस चलता है वो कंसोलिडेटेड के हिसाब से चलता है, क्योंकि अगर सब्सिडरी का भी लॉस है तो भुगतना तो पेरेंट कंपनी को ही है। समझ में ही नहीं आ रहा था यार कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, मेरा साथी रिसर्च एनालिस्ट, मैंने कहा ये घर घर में रेट चार्ज करें, अपन तो ऐसा कभी नहीं करते यार, अपना कोई हो यार दोस्त तो अपन तो ऐसे ही कर देते हैं यार, तेरा मेरा एक ही बात है। फिर उसने बताया भाई ये कॉर्पोरेट दुनिया है, यहाँ पर अपना कुछ नहीं होता है, यहाँ सब तेरा मेरा होता है। मैंने कहा ये तो गलत दुनिया है। उसने बोला भाई तू सोच कि इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी, मतलब वो उस वक्त थे नारायण मूर्ति जी, उस वक्त थे, अभी तो नहीं है, तो नारायण मतलब दुनिया में है, उस वक्त इन्फोसिस में थे वो। उन्होंने कहा नारायण मूर्ति जी क्या एक एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जाकर चेक करेंगे। मैंने कहा नहीं। तो बोले तू इसको ऐसा सोच कि अगर मान ले कि इन्फोसिस कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा है, मैंने कहा ठीक है फिर भी करना तो है, पर बोल अब सोच कि अपनी सब्सिडियरी कंपनी के पास एक फॉरेन से ऑर्डर आ जाता है, तो बता अपन फिर प्रायोरिटी किसको देंगे। हमने कहा फिर फॉरेन ऑर्डर को, क्योंकि उससे तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो बस हम इस काम को बैकलॉग में रख देंगे, क्योंकि इस काम के लिए हमें कोई पैसे ही नहीं मिल रहे, होगा तो करेंगे और नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। और गलत भी हो जाए तो क्या भाई, काम तो फ्री का है। और हमने तो CA-CPT के मर्केंटाइल लॉ में पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी के लिए फ्री में काम करते हो तो वो आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि आप तो ये है ना, ऐसा कुछ था ना CPT में, मर्केंटाइल में, कि अगर आप गुड फेथ के लिए काम कर रहे हो, गुड फेथ में काम कर रहे हो, किसी के लिए रास्ते चलते किसी की अगर आप मदद कर रहे हो और उसमें कुछ हो जाता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो बोले कुछ भी नहीं होगा, और पता चलेगा कि इन्फोसिस जो है, जिसको 1 महीने में रिपोर्ट अदरवाइज मिल जानी थी, वो हो सकता है 3 महीने और 6 महीने डिले हो जाए, और उसमें हो सकता है गलतियां भी हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है।
और उसने कहा देख इन्फोसिस को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वो इस रिसर्च रिपोर्ट को यूटिलाइज करके पैसा कमाएंगे, अकॉर्डिंगली वो उनकी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या ये सब करेंगे, तो वो तो पैसा कमाएंगे, और वो आपको दे या बाहर दे, उनको तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इन्फोसिस वुड बी इन एनी केस रेडी टू पे। मैंने कहा ठीक है इन्फोसिस इज रेडी टू पे, पर व्हाई आर वी टेकिंग? उसने कहा भाई ये जो अपने वीपी है ना, वीपी की सैलरी का फिक्स कंपोनेंट कम होता है और वेरिएबल कंपोनेंट ज्यादा होता है, और इनकी सैलरी का वेरिएबल कंपोनेंट जो रहता है वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पर। मैंने कहा क्यों यार? उसने कहा अरे ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का बड़ा कंपोनेंट अगर वेरिएबल नहीं रखा तो डिपार्टमेंट ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते हो। ये तो अपने को आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड में 1500 रुपए महीना मिलते हैं, यही अगर आपका वेरिएबल कर देना पर टैक्स रिटर्न, फिर ऐसे जी जान लगाकर बॉस को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार रुक जाना, उनका काम करके जाना। हम बोलेंगे बॉस रुक जाओ अभी इनका काम हो रहा है, अब आप चेक करके जाना, ऐसा उल्टी गंगा बहेगी, राइट? तो दोस्तों मोटिवेशन किसी भी इंसान को जिंदगी में ध्यान रखना यार, मोटिवेशन किसी भी इंसान को कब आता है? जब उसकी सैलरी वेरिएबल हो। अगर आपकी सैलरी फिक्स है ना, आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। आप बोलोगे यार इतना तो मिल ही रहा है ना, और आप बोलोगे यार जब मेरा इसमें घर चल ही रहा है तो फिर मैं क्यों अननेसेसरी मेहनत करूं? मेहनत भी करूंगा तो कमाएगी कंपनी, उससे मेरा क्या? आप जानते हो ना ये मार्केटिंग में सारे बंदों की सैलरी कैसी होती है? वेरिएबल। तभी तो ये जोर शोर के साथ मार्केटिंग करते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जैसे ही मॉल से उतरे पीछे लग जाते हैं कि सर ये डेटा बढ़ दो, ये प्रोडक्ट देखो एंड सो ऑन, राइट? तो दुनिया में अगर आपको किसी से काम करवाना है तो यू हैव टू लिंक द कॉम्पेंसेशन टू द परफॉर्मेंस। और उसने कहा डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ही कैसे इवेल्युएट होगी अगर हम उनसे कोई पैसे नहीं लेंगे? तो हमारे डिपार्टमेंट में सैलरी तो डेबिट होगी इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट। अगर मान लो 6 लाख का भी पैकेज है, मल्टीप्लाई में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हमारे डिपार्टमेंट में, 6 लाख का पैकेज मल्टीप्लाई में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी 6 करोड़ की सैलरी डेबिट होगी, तो इसके अगेंस्ट में कुछ रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अपनी सब्सिडरी तो हमें सैलरी देगी और उसे रेवेन्यू इधर दिखना चाहिए, तभी तो जाकर हमारे डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और वीपी को बोनस मिलेगा, और इनफैक्ट हमें भी बोनस। कंपनी जब ओवरऑल एम्प्लॉय का भी बोनस डिसाइड करती है ना, तो एम्प्लॉय की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर तो होता ही है, डिपार्टमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी होता है। अगर आपके डिपार्टमेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा और आपका भी अच्छा तो अच्छा बोनस मिलेगा। अगर आपके डिपार्टमेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा लेकिन आपका परफॉर्मेंस खराब है तो आपको थोड़ा बोनस मिलेगा। अगर आपके डिपार्टमेंट का ही परफॉर्मेंस खराब है, लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट सीधे आपको ईमेल डालेगा, सिंस योर डिपार्टमेंट इज अ लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी। वो क्यों देगी यार? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो यहाँ खैरात बांटने के लिए नहीं चला रहे उसको। तो दोस्तों अगर हमारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, हमारे डिपार्टमेंट को अगर मोटिवेट करना है, तो अगर हम माना हमारी पेरेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और पेरेंट कंपनी तो छोड़ो, ये मेरा डिपार्टमेंट और ये मेरे पड़ोस में ये दीवार लगकर 4 इंच की दीवार लगकर अगर पड़ोस में कोई सा दूसरा डिपार्टमेंट है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं तो भी मुझे रेवेन्यू चाहिए, तभी तो जाकर मेरे डिपार्टमेंट के वर्कर को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार काम करना है, परफॉर्मेंस अच्छी लानी है, वो पड़ोसी डिपार्टमेंट से हमें ज्यादा प्रॉफिट लाना है ताकि हमारा बोनस ज्यादा रहे। वीपी को भी मोटिवेशन रहेगा और उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं हर एक बंदे को वो मोटिवेशन रहेगा। और ये मोटिवेशन जो आ रहा है वो $10 की रेट से आ रहा है, और ये $10 की रेट ही दोस्तों दुनिया क्या कहती है? ट्रांसफर प्राइस। एक बात बताना दोस्तों, अगर यही मैं फॉरेन ऑर्डर के लिए, फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करता और लेट से $15 पर आवर मिलते, तो क्या इसे ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं, इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं? यानी आप डिफरेंस समझे सेलिंग प्राइस में और ट्रांसफर प्राइस में। सेलिंग प्राइस इज फॉर आउटसाइडर्स बट ट्रांसफर प्राइस इज फॉर इंटरनल। तो दोस्तों अभी अभी जो हम कंप्लीट करते हुए आए हैं ना चैप्टर प्राइसिंग डिसीजंस, दैट इज मेंट फॉर एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर इज मेंट फॉर इंटरनल कस्टमर्स। अभी हमने सीखा कैसे बाहरी लोगों के लिए प्राइस डिसाइड करना, अब हम क्या सीखेंगे कैसे अंदरूनी लोगों के लिए, इंटरनल डिपार्टमेंट्स को अगर हम गुड्स या फिर सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके लिए प्राइसेस कैसे सेट करना। इज दैट क्लियर? क्या फर्क समझे प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में, ट्रांसफर प्राइसिंग में, वहां और यहां? इज दैट क्लियर? क्या आप कारण समझे क्यों ट्रांसफर प्राइस सेट करना जरूरी है? माना ट्रांसफर प्राइस जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे लिए रेवेन्यू है वो उनके लिए कॉस्ट है, सब स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। कंसोलिडेशन में ऐसा पढ़ाते होंगे, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइस सेट करना बहुत जरूरी है। और एक और बात बताऊं,
इसको सिक्का उछालकर सेट नहीं किया जाता कि जो आ जाए वो सेट कर दो, क्योंकि अगर ये कम आ गई तो मुझे मोटिवेशन नहीं रहेगा, और अगर ये ज्यादा आ गई तो फिर वो मुझे काम देने की बजाय बाहर दे देगा। तो ये भी बहुत सोच समझकर डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमारे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला हाउ टू सेट दी ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, हाउ टू सेट दी ट्रांसफर प्राइस, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू सेटिंग दी सेलिंग प्राइस फॉर एन एक्सटर्नल कस्टमर। जितना महत्वपूर्ण बाहरी कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस सेट करना होता है ना, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट अंदरूनी कस्टमर के लिए भी, इंटरनल ट्रांसफर के लिए भी ट्रांसफर प्राइस सेट करना होता है, क्योंकि उसी से डिपार्टमेंट जो है वो चलता है, राइट। ओके, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि यार उस डिपार्टमेंट के लिए अपन ने यारी दोस्ती में काम कर दिया, हाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस किससे देखा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, राइट। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव यार मैंने आपको क्या बताया बातों ही बातों में कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाउ टू सेट दी ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहले क्या सीखेंगे, हाउ टू सेट दी ट्रांसफर प्राइस। क्या आपको पता है ये जो दोनों वीपीज बात कर रहे थे सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी के, इन्होंने अगर $10 बोला तो कुछ ना कुछ उसके पीछे सोचा। इनफैक्ट हमारे वीपी ने सोचा कि क्या हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और उनके वीपी ने सोचा कि क्या जो बाहर लग रहा है उससे 2 पैसे का फायदा हो रहा है। ऐसी कुछ चीजें सोचकर हम ट्रांसफर प्राइसेस सेट करते हैं, सबसे पहला, राइट। ओके, और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इनकेस अगर किसी क्वेश्चन ने ट्रांसफर प्राइस दे दी, यानी अगर ट्रांसफर प्राइस हमें पता है तो फिर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी आखिर कैसे इवैल्यूएट करना। और जब आप डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी से इवैल्यूएट करोगे उस गिवन ट्रांसफर प्राइस से, तो क्वेश्चन ऐसे केसेस में आपसे कमेंट करने को कहेगा कि क्या ये जो ट्रांसफर प्राइस है वो गुड ट्रांसफर प्राइस है या नहीं, वो डिफेक्टिव ट्रांसफर प्राइस है। एक गुड ट्रांसफर प्राइस वो होगी जो मेरे डिपार्टमेंट को भी मोटिवेट करे, और दूसरे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट में होगा ट्रांसफरिंग, वो होगा ट्रांसफरी जो दोनों के लिए फायदे का सौदा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यही ट्रांसफर प्राइस $5 पर आवर सेट हो जाती ना, तो पता है इट इज ए ट्रांसफर प्राइस, इससे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आ जाते हैं। पर मैं क्या बोलता है यार, बहुत कम है ट्रांसफर प्राइस, इस बेचारे डिपार्टमेंट को कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। और अगर डिपार्टमेंट को मोटिवेशन ही नहीं काम करने का तो उसे उसका स्वाभाविक है परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, और अगर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पर भी इसका इफेक्ट आएगा, राइट। तो दोस्तों 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैसे मैंने कौन से बोले, एक तो हाउ टू सेट द ट्रांसफर प्राइस, एंड इफ द ट्रांसफर प्राइस इज गिवन हाउ टू इवैल्यूएट द डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, एंड कमेंट ऑन दी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, दैट वेदर इट इज अ गुड और अ डिफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, है ना। लेकिन दोस्तों हमने जो जो डिस्कस किया, चलो पता है किसी भी चीज में अगर पढ़ाते वक्त आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ना, आगे बोलने की जरूरत है क्या। चलो तो दोस्तों ये जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं, इट इज मेंट फॉर एक्सटर्नल कस्टमर्स। प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर इज मेंट फॉर, हाँ जी, एक्सटर्नल कस्टमर्स, है ना। ओके, ये है डिपार्टमेंट 1, ये है दोस्तों हमारी फैक्ट्री। ये है डिपार्टमेंट 2, और डिपार्टमेंट 2 अपना गुड्स बेच देता है किसको, एक्सटर्नल कस्टमर को। ये है एक्सटर्नल कस्टमर। क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ। यहां पर डिपार्टमेंट 1 अगर गुड्स ट्रांसफर करेगा किसको, डिपार्टमेंट 2 को, और बाद में डिपार्टमेंट 2 इसे किसे बेचेगा, है ना। तो यहां पर क्या अप्लाई होगा, है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर यहां अप्लाई होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर इज एप्लीकेबल। लेकिन हाँ, जब ये डिपार्टमेंट बाहरी कस्टमर को बेचेगा तो फिर ये प्राइसिंग डिसीजंस के कॉन्सेप्ट लगाएगा, यानी यहां पर प्राइसिंग डिसीजंस चैप्टर इज एप्लीकेबल।
ओके ठीक है, ओके। चलिए, अब ये तो हमने क्या देखी, एप्लीकेबिलिटी देखी। एप्लीकेबिलिटी पता है क्या देखी, कि जब डिपार्टमेंट 1 अपने गुड्स किसे ट्रांसफर करें, डिपार्टमेंट 2 को, तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एप्लीकेबल होगा, है ना। ओके, मैं इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूं, मैं इसी ही को थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूं। ओके, मैं यहां पर आपको 3 सिचुएशंस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि उन 3 सिचुएशंस में, उन 3 सिचुएशन में से कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा। 3 सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, खैर होती तो 2 ही सिचुएशन है, पर तीसरे सिचुएशन में आपसे पूछूंगा, इसलिए दैट इज जस्ट फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ओके, चलो, ये है डिपार्टमेंट 1, ये है डिपार्टमेंट 1, ये है डिपार्टमेंट 2। सिचुएशन 2 में भी ये है डिपार्टमेंट 1 और ये है डिपार्टमेंट 2। सिचुएशन 3 में भी ये है डिपार्टमेंट 1 और ये है डिपार्टमेंट 2। लेडीज से दोस्तों, पहला डिपार्टमेंट है वो शर्ट्स बनाता है। पहला डिपार्टमेंट क्या करता है, शर्ट्स बनाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 produces shirts, department 1 produces shirts, और department 2 produces jeans, ठीक है। और यहां पर डिपार्टमेंट 1 जो है वो लेट्स से स्टिचिंग का काम करता है। क्या करता है, स्टिचिंग, है ना। यानी वही गारमेंट्स इंडस्ट्री हम लेकर चल रहे हैं कि डिपार्टमेंट 1 स्टिचिंग का काम करता है, और बाद में डिपार्टमेंट 2 पता है क्या करता है, उन स्टिच्ड शर्ट्स की क्या कर लेता है, फिनिशिंग कर लेता है ना। ओके, आप मुझे बताइए कि सिचुएशन 1 में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, सिंस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड। डिपार्टमेंट 1 क्या कर रहा है, शर्ट बना रहा है, डिपार्टमेंट 2 क्या कर रहा है, जीन्स बना रहा है। क्या यहां से यहां पर गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, राइट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कभी एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि कोई किन्हीं भी 2 डिपार्टमेंट के बीच में एप्लीकेबल हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में एप्लीकेबल होगा जहां से यहां पर गुड्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, राइट। ओके, तो यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। खैर ये बात कोई मैं बहुत खास नहीं बता रहा हूं, जनरल नॉलेज वाली बात, मैं तो इसको जनरल नॉलेज मानता हूं। और फिर यहां पर, हाँ, यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल। ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, लेट्स से जो डिपार्टमेंट 1 है ये बाइसिकल की चेन बनाता है, ये बाइसिकल चेन बनाता है, और ये जो डिपार्टमेंट 2 है वो बाइसिकल बनाता है। ये बाइसिकल की स्पेलिंग सही है ना, हाँ, ये चलाए हुए काफी दिन हो गए। तो यहां पर बताइए कि एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, राइट, क्योंकि बाइसिकल दोस्तों, बाइसिकल चेन के बिना अधूरी है। तो यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग इज अगेन एप्लीकेबल, ठीक है। यानी फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर टू बी एप्लीकेबल, द 2 डिपार्टमेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ, मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, राइट। ओके, है ना। चलिए, अब हम दोस्तों लिख रहे हैं हमारे इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारे इस चैप्टर से 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने 2 बताए थे ना आपको, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, है ना। टू लर्न हाउ टू सेट ट्रांसफर प्राइस, टू लर्न हाउ टू सेट ट्रांसफर प्राइस, और दूसरा टू लर्न कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, डिपार्टमेंट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, and comment on the
ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। अच्छा, एक तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि यार सामने वाला इतना ट्रांसफर प्राइस देने को तैयार है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमें उसका काम करना है या फिर नहीं करना है, राइट? या फिर हम अगर रेसिपिएंट डिपार्टमेंट है तो हम बोलेंगे कि भाई तुम हमें इतने में देने में तैयार हो और बाहर वाला हमें इतने में, सो वी हैव टू डिसाइड, राइट? ओके, तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग। खैर डिसीजन मेकिंग तो अपने पूरे चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट जब अपन ने पहला चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना शुरू किया था ना, तब से ही डिसीजन मेकिंग की नींव हमने रख दी थी, है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी तो हम डिसाइड करते थे कि अगर एक कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें देखना पड़ता था ना कि फिर उसके लिए ओवरहेड्स कितने लगेंगे एंड सो ऑन, राइट? तो हर जगह पर डिसीजन मेकिंग तो इन्वॉल्व है ही, राइट? ओके, वेदर इंटरनल ट्रांसफर इज बेनिफिशियल और एक्सटर्नल सेल्स ऑब्लिक परचेज, कि यार घर में ही ट्रांसफर कर दें या बाहर बेचे, ऐसा कौन सोचेगा? ट्रांसफरिंग, घर में ही ट्रांसफर कर दें या बाहर बेचे। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो दोनों वीपी बात कर रहे हैं ना $10 पर आवर में, और अपने जो वीपी है ना वो $10 पर आवर में अगर काम एक्सेप्ट करने को तैयार है ना, तो वो इसलिए काम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि यार चलो इन्फोसिस वाले बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी है, हम और वर्कलोड ले सकते हैं। अगर यही हमारे पास दूसरा फॉरेन ऑर्डर होता जो $15 पर आवर होता ना, तो सीधे इन्फोसिस के सब्सिडरी वाले मना कर देते, टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, यस, है ना। तो हम यहाँ पर डिसीजन कि इंटरनल ट्रांसफर बेनिफिशियल या फिर एक्सटर्नल सेल्स। अच्छा, यही वो जो इन्फोसिस के मेन पेरेंट कंपनी के वीपी थे ना, वही अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी के वीपी बोलते नहीं सर अपने को तो $15 पर आवर लगेंगे, तो वो मना कर देते पेरेंट कंपनी वाले की, फिर ठीक है भले ही आप सब्सिडरी हो लेकिन हम आपको काम नहीं देंगे, हम तो बाहर से करवा रहे $12 पर आवर में, समझ रहे हो आप, राइट? ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सब अपने वाले, यहाँ पर ऐसा तेरा मेरा, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तेरा मेरा करेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 अलग होगा, डिपार्टमेंट 2 अलग होगा, ठीक है? चलो, ओके। अब दोस्तों इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या सीख रहे हैं? हाउ टू सेट दी ट्रांसफर प्राइस, राइट? हम यहाँ पर सबसे पहले सीख रहे हैं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सेटिंग दी ट्रांसफर प्राइस। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। कि यार आखिर ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करें, क्या क्या तरीके हैं ट्रांसफर प्राइस सेट करने के? तो दोस्तों ट्रांसफर प्राइस सेट करने के कुल मिलाकर ट्रांसफर प्राइस सेट करने के कुल मिलाकर 3 तरीके होते हैं, हाँ? ओके, अब आप एक काम करो, बजाय कि मैं आप तरीके बताऊं, अपन देखना खुद से ये तरीकों का आविष्कार कर लेंगे, है ना। अपन एक काम करो, क्लास को अपन 2 भागों में डिवाइड कर लो, है ना। एक कल्पना करो अपन कि हम लोग जो इस तरफ वाले हैं, राइट, अपन सब है ट्रांसफरिंग डिवीजन। हम सब कौन है? ट्रांसफरिंग डिवीजन, यानी हम प्रोडक्ट किन्हें ट्रांसफर करने वाले? इनको। ये लोग बन गए ट्रांसफरी डिवीजन या फिर रेसिपिएंट डिवीजन, ठीक है। और अपन एक अजम्पशन लेते हैं कि चलो यार हमारी कंपनी जो है वो बाइसिकल बनाती है, राइट, है ना। बाइसिकल का फ्रेम सब आप तैयार कर लेते हो, राइट। और चेन, बाइसिकल की चेन ये वाले डिपार्टमेंट वाले बनाकर किनको देते हैं? इनको देते हैं, है ना। दोनों कंपनी के जो मैनेजर्स है वो आमने सामने बैठे हुए और बस एक डिस्कशन चल रहा है। ये बात इनमें चल रही है कि यार अब जब आप बाइसिकल चेन आप ही बनाते हो तो आप ही क्यों ना हमें दे दो। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपको कोई इनकी गरज है, अगर ये लोग नहीं माने तो आप ले जाकर अपनी बाइसिकल चेन बाजार में बेच सकते हो, अपने को कोई ऐसा नहीं है, राइट। अच्छा, अपने को भी कोई ऐसा नहीं कि इन्हीं से ही खरीदना है, अपन चाहे तो बाहर किसी कंपनी का आउटसोर्स कर देंगे बाइसिकल चेन का काम, राइट, ओके, है ना। पर फिर भी प्यार मोहब्बत में, क्योंकि एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, एक ही ड्रेस कोड है हम सबका, तो हम आमने सामने बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि यार चलो बाइसिकल चेन हमें आपसे लेनी है, आइडियली व्हाट शुड बी दी ट्रांसफर प्राइस, है ना। ओके दोस्तों, ये मीटिंग का समय है अभी से 1 घंटे बाद,
1 घंटे पहले की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग क्या जमीनी तैयारियां कर लोगे बताओ यार, क्या जमीनी तैयारियां कर लोगे कि यार ट्रांसफर प्राइस तो ऐसे ही कुछ आनी चाहिए, बताइए क्या? सबसे पहले हम कॉस्ट पता कर लेंगे, राइट, कि यार हमारी बाइसिकल बनाने की आखिर कॉस्ट कितनी है, राइट। ओके, कॉस्ट में आप टोटल कॉस्ट पता करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे इनटू वेरिएबल एंड फिक्स, इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू वेरिएबल एंड फिक्स, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग अधूरी है बिना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के, राइट, क्योंकि वो डिसीजन लेते वक्त ऑन द स्पॉट आपको ब्रेकअप पता होना चाहिए, राइट। ओके, है ना। तो हम यहाँ पर क्या डिसाइड कर लेंगे, कॉस्ट डिसाइड कर लेंगे ना, और ये कॉस्ट वो बेयर मिनिमम नंबर होगा जिससे नीचे आप बात करने वाले नहीं हो, राइट, है ना। ओके, क्या कॉस्ट पर ही बेस्ड हो गया? डेफिनेटली उसमें कुछ ऊपर, उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके, राइट। लेकिन फिर भी जो हम हमारा बेसिस रखेंगे वो किसको रखेंगे? कॉस्ट। यार बेस्ड ऑन कॉस्ट वी आर गोइंग टू डिसाइड दी ट्रांसफर प्राइस। बोलो। ओके, हाँ, अपन है दोस्तों रेसिपिएंट डिवीजन। मीटिंग का टाइम है अभी से 1 घंटे बाद। 1 घंटे पहले आप क्या तैयारियां कर लोगे? आप सामने बैठने वाले हो, नेगोशिएशन होने वाला है। जैसे ही नेगोशिएशन हुआ, डील डन हुई, टाइम नहीं। हाई लेवल एम्प्लॉइज के पास इतना है कि यार चलो 4 बार बैठेंगे और 5 बार बैठेंगे, राइट। यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट। और मैंने सुना हुआ है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ये इनके डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं। यानी मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जो मुकेश अंबानी है ना, वो एक ही सिटिंग पर डिसीजन लेते हैं। यानी मुकेश अंबानी से अगर कोई फॉरेन क्लाइंट आया उनके पास और उनके सामने बैठा है कि हमें आपका वो रिफाइनरिंग का रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली हाई लेवल पर फिर वो नेगोशिएशन होते हैं। तो मुकेश अंबानी तब तक रूम से बाहर नहीं जाते जब तक नेगोशिएशन नहीं हो जाए। यानी वो ऐसा नहीं करते हैं कि यार चलो एक काम को अभी अपना ऐसा डिसाइड फिर अपन कल मिलते हैं। हाँ, क्योंकि जहां आपने ऐसा छोड़ा इतने में तो वो डील हो सकता है किसी और के पास चल जाए $1 मिलियन की। तो एक सिटिंग पर आपको हाथों हाथ सामने बैठकर डिसीजन लेना है, तो उससे पहले आपकी जो बैकग्राउंड तैयारी होनी चाहिए वो पूरी आनी चाहिए। हाँ यार, 1 घंटे बचा है, क्या करोगे, क्या तैयारी? बोलो। मार्केट, राइट। आप क्या करोगे? आप मार्केट में 3-4 सप्लायर को फोन घुमा दोगे और उनसे क्या पता कर लोगे कि यार अभी ये बाइसिकल चेन अगर हम आपसे खरीदे, इतना क्वांटिटी खरीदे, तो आप हमें आखिर कितने में दे दोगे, राइट। डू यू एग्री कि ये नंबर आप नेगोशिएशन में यूज कर पाओगे? बोलो। ये मतलब आपको पता रहेगा ना कि अपने को कहां तक बात करनी है और किससे ऊपर अगर ये बोले तो अपने को उठ जाना है। तो दोस्तों बेसिकली देयर आर two methods of setting the transfer price. One is cost based method and another is market price based methods, right, है ना। तीसरी और बाकी वो भी मैं आप ही से पूछूंगा, वो अपन बाद में समझेंगे। चलिए, ओके। सो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। क्या मैं कॉस्ट को ही ट्रांसफर प्राइस सेट करने की बात कर रहा हूं या कॉस्ट के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर ट्रांसफर प्राइस सेट करने की मैं बातें कर रहा हूं? ओके, चलिए। अब इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी मेथड्स हो सकती है। सबसे पहला पता है क्या हो सकता है? देखो मेरी बातें समझना। सबसे पहला पता है क्या हो सकता है? सबसे पहला पता है क्या हो सकता है? कि सबसे पहला ये हो सकता है कि आप जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही ना उसे ही ट्रांसफर प्राइस सेट कर लो। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही ट्रांसफर प्राइस सेट करने में तैयार हो जाओ आप लोग। ऐसा हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो स्थिति परिस्थिति जिसमें ऐसा होगा? जब आप भयंकर बिजी चल रहे हो या जब हम खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं, स्पेयर कैपेसिटी है हमारे पास। स्पेयर कैपेसिटी यानी हमारे एम्प्लॉयज जो है वो बस सुबह आ जाते हैं, शाम तक वो कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, आकर वो कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, फ्री सेल खेलते हैं, माइंड स्वीपर खेलते हैं। उस केस में पता है डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? यार टू कीप दी वर्कर्स ऑक्यूपाइड, क्योंकि इनका ऑक्यूपाइड रहना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो पता चला टैलेंटेड एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर ही चला जाएगा या कंपनी में रुकेगा। नहीं, पता चले क्या, पता है क्या होगा? जो टैलेंटेड है वो तो कंपनी से निकल जाएंगे और जो लेथार्जिक होंगे, लेगार्ड्स होंगे, जिनका कहना है खूब अच्छी कंपनी मिली अपने को, तो वो यहीं रुक जाएंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ वो एम्प्लॉयज बचेंगे जो किसी काम के नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि ये सीए की फील्ड में जैसे ही अपना पहला जॉब मिलता है वहां हमें बहुत ऐसा रहता है कि यार मुझे कुछ सीखना है, और अगर डिपार्टमेंट आपको खाली बिठा देना 1 महीने, तो आप बोलो यार शुरू के 1 महीने तो आपको बहुत मजा आएगा। यानी 2-4 दिन अगर आप खाली बैठे ना तो फिर कैलकुलेटर चलता है, और कैलकुलेटर में इंसान पता है क्या करता है? बोलता है मेरा 60,000 रुपए महीने का पैकेज है,
डिवाइडेड बाय 30 दिन, यानी कितने 2000 रुपए मुझे रोज के मिलते हैं, और 4 दिन बस कंपनी गया, सुबह गया, लॉग इन किया और लॉग आउट कर आ गया, यानी 8000 तो फ्री के कमा लिए यार। हाँ, आर्टिकलशिप में तो चूस लेते थे ये लोग, 8000 रुपए फ्री के कमा लिए। घर पे फोन करते थे, यार इधर तो खूब बढ़िया चल रहा है, पर 1-2 महीने बाद जब अपना दोस्त बोलता है यार भयंकर बिजी चल रहा हूं, तो पीयर प्रेशर आता है, यार ये तो काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है तो ये 2 साल बाद आगे निकल जाएगा, यानी आज इसका 6 लाख का पैकेज कल का 10 लाख हो जाएगा, और मैं खुद ही जानता हूं कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, और मैं तो क्या, वो तो कंपनी भी जानती है कि काम नहीं कर रहा है, तो मेरा 6 लाख का पैकेज शायद 6 लाख पर रह जाएगा, शायद 6.5 लाख पर, और कल को अगर फायरिंग की बात आई तो सीधे तोप के सामने सबसे पहला मुझे ही खड़ा किया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, राइट। ओके, तो क्या रहता है कि कभी भी सीए, यंग सीए ऐसा चाहता ही नहीं कि मुझे काम नहीं मिले, तो अगर आपका डिपार्टमेंट खाली बैठा हुआ है ना, तो आपके डिपार्टमेंट का मैनेजर बोलेगा यार लेट्स पुट देम टू वर्क, और एक काम करो, नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर एक काम करना, नीचे में अगर वेरिएबल कॉस्ट पर भी बात आए तो भाव टू भाव फाइनल कर देना, कम से कम यहाँ पर काम तो चलता रहेगा। बोलो, सो वन ऑफ द ट्रांसफर प्राइस कुड बी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलो यार, ओके, है ना। Another transfer price method based on the cost could be total manufacturing cost, जिसमें आप पता है क्या बोलोगे, देखो यार सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर करेंगे तो वी वुड बी ऑन अवर टोज कि यार जो लग रहा है बस वही मिल रहा है, थोड़ा सा हमें हमारे फिक्स ओवरहेड्स भी आप रिकवर करके दे दो। ये नॉर्मली आप तब चाहोगे जब आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी उनके काम के लिए डाइवर्ट करो, क्योंकि फिर आप बोलोगे ना हम हमारी नॉर्मल कैपेसिटी आपके लिए डाइवर्ट करें, यू आर नॉट ए स्पेशल कस्टमर टू अस कि यार एक बार आए और बार बार नहीं आएंगे, आप तो बार बार आओगे, तो कम से कम हमें हमारी फिक्स कॉस्ट भी तो रिकवर करके दो, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं कमाना, हम फ्री बैठे हुए, लेकिन कम से कम फिक्स कॉस्ट भी तो रिकवर करके दो, क्योंकि आप नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। Full manufacturing cost. Full manufacturing cost could be another transfer pricing method based on cost based transfer, right? Okay. अच्छा यार यहां पर लिखते भी तो जाओ, यहां पर ऐसा डैश करके लिखते जाना, is normally used when transferring department is normally used when transferring department is क्या is या has idle capacity, ऐसा लिख लो, has idle capacity, ठीक है। ओके, चलो अगर हम फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली हम कब यूज करेंगे, व्हेन द रेसिपिएंट डिवीजन इज अ स्पेशल और अ नॉर्मल कस्टमर फॉर अस, नॉर्मल कस्टमर फॉर अस, और हमारे पास खूब काम है, हम बिजी हैं या हम आइडल हैं, हम नहीं आइडल है। अगर आप बिजी हो तो आप उनको भाव ही नहीं दोगे, आप बोले अरे यूं ही बिजी है, बाहर का काम चल रहा है और बाहर के काम में तो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर भी बात नहीं करोगे। व्हेन यू आर सिटिंग आइडल बट दे आर नॉर्मल कस्टमर, तो आप बोलोगे यार उसका भी तो खर्चा दो, माना आप नहीं दोगे तो हम उससे थोड़े कम में भी करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि खर्चा तो यूं भी लगना है, बट फिर भी यू वुड ट्राई टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, राइट। ओके, सो अनदर कॉस्टिंग मेथड कुड बी फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. It would result in guaranteed contribution to the extent of, it would result in guaranteed contribution to the extent of, दोस्तों सेंटेंस को कंप्लीट करें, to the extent of fixed cost, right? Okay, है ना? This method would be preferred, this method could be preferred actually, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वैसा होवे ऐसा जरूरी नहीं, पर ऐसा हो सकता है। दिस मैथड कुड बी प्रिफर्ड, कभी प्रेफर कर सकते हैं, when डिपार्टमेंट हैज स्पेयर कैपेसिटी या नो स्पेयर कैपेसिटी, हैज स्पेयर कैपेसिटी बट ट्रांसफरिंग डिवीजन इज, नहीं बट ट्रांसफरिंग नहीं, बट रेसिपिएंट डिवीजन इज क्या, बट रेसिपिएंट डिवीजन इज नॉर्मल कस्टमर, और नॉर्मल कस्टमर है या नहीं, ये कहीं ऐसे फॉर्मूले से पता लगेगा, यूं ही एक्सपीरियंस से ही पता लग जाएगा कि यार ये तो हमसे हर बार लेते हैं, बार बार अगर ये हमसे गुड्स ले रहे हैं दे बिकम नॉर्मल, और नहीं यार अरे ये तो पहली बार आए हैं, देन दे आर नॉट नॉर्मल, क्योंकि हमने तो इनके बारे में सोचा नहीं।
नहीं था, राइट। और अभी आए तो चलो यार इनका काम वेरिएबल कॉस्ट पर कर दो, कहां इनसे फिक्स कॉस्ट रिकवर करना, अपनी तो रिकवर हो ही रही दूसरी जगह से, ठीक है, ओके। और ओके, इसके बाद दोस्तों तीसरी मेथड हो सकती है टोटल कॉस्ट अप्रोच। सर ऊपर में और इसमें फर्क क्या है? वो भी तो फुल, दोस्तों वो फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, यानी हम उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें गुड्स यहां से वहां तक भेजने में कुछ ना कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ना कुछ लग रहा है, तो एक इंसान क्या चाहेगा? कि यार मैं टोटल कॉस्ट रिकवर करूंगा ना आपसे, राइट, इतना तो मैं चार्ज करूंगा, मैं डिपार्टमेंट चला क्यों रहा हूं, सेवा भाव से थोड़ी ना चला रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के चलने पर मेरा घर चलता है, ओके, ठीक है, टोटल कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, टोटल कॉस्ट अप्रोच अगर आप अपनाओगे तो इसमें फिर सारी कॉस्ट जोड़ दोगे, राइट, है ना, क्या लिखोगे? इट इंक्लूड्स एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, इट में इंक्लूड लिखना है ना, इट में इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इन एडिशन टू, इन एडिशन टू क्या लिखूं? हाँ, इन एडिशन टू फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, ओके। चलो, अब इसके बाद पता है ये जो सारा है ना खर्चा, इसकी बजाय आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच होती है वो भी अपना सकते हो, यानी बजाय कि आप एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो और फिर ट्रांसफर करो। कई बार पता है डील कैसी होती है, डील ऐसी होती है कि भाई जो लगेगा वो हम आपसे ले लेंगे, यानी अभी हम ट्रांसफर प्राइस तय नहीं कर रहे हैं, जो लगेगा वो हम आपसे ले लेंगे, और डेफिनेटली वो जो लगेगा उस सबके बिल्स और वाउचर्स ये सब कंपनी में अवेलेबल होते हैं। आपके काम के लिए कितने आवर्स डिवोट किए वो हम आपको बता देंगे कि इस एम्प्लॉय ने इतने आवर्स डिवोट किए, उन सबका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, जो लगेगा वो ले लेंगे। इसकी बजाय एक और हो सकता है कि आप तो हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दो कि आपकी कितनी लगती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और वो आप हमसे चार्ज कर लो। तो वन ऑफ द मेथड्स कुड बी द कॉस्ट बेस्ड मेथड, कुड बी ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट, ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, यानी आप जो लगेगा वो ले लो, उसकी वजह आप तो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट बताओ और इतना ले लेना, फिर डिपार्टमेंट में अगर कुछ इनएफिशिएंसी आ जाए तो हम का रिस्क लेंगे, वो आप जानना फिर। और अगर आप एफिशिएंटली परफॉर्म करो, अगर आपके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आ जाएंगे तो आपको उतना फायदा हो जाएगा, किसको? ट्रांसफरिंग डिवीजन को, राइट, और एडवर्स आ जाएगा तो आपको नुकसान होगा, ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट मोटिवेट होगा कि नहीं यार काम मुझे एफिशिएंटली करना है, राइट, ओके। ये जो अभी तक सारी मेथड थी ना, इसमें कहीं पर भी प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा है, नहीं, यहां पर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यहां पर गारंटीड कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, पर वो सिर्फ उतना सफिशिएंट होगा कि क्या हो जाए, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली तो डिपार्टमेंट में हमारा परफॉर्मेंस, आपको पता है ना, डिपार्टमेंट के सिर्फ मैनेजर का नहीं, डिपार्टमेंट के मैनेजर के नीचे जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी बोनस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर ही डिसाइड होता है ना। जब टॉप मैनेजमेंट बैठता है ना कि यार इस बार हमें बोनस देना है, फरवरी मार्च में या फिर दिवाली में हमें कभी बोनस देना है एम्प्लॉयज को, तो डिपार्टमेंट का हिसाब किताब मंगवाते हैं, यार विच डिपार्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, और उसका फिर बोनस हम बढ़ाकर देंगे एंड सो ऑन, राइट, ओके। ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उस डिपार्टमेंट वाले अगली बार अच्छा परफॉर्मेंस क्यों देंगे, ओके। तो यहां पर फिफ्थ अप्रोच होती है कॉस्ट प्लस मार्कअप, कॉस्ट प्लस मार्कअप। हाँ, ये वो बात हुई थी हमारे बीच कि आप क्या करेंगे, मीटिंग में जाने से 1 घंटे पहले आप अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे और डेफिनेटली उसमें आप थोड़ा बहुत मार्जिन प्लस करके कमाने का सोचेंगे, राइट, है ना। अब यहां पर मैंने वर्ड क्या लिख दिया, कॉस्ट। नाउ हियर द कॉस्ट कुड बी एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप भी हो सकता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट में जब आप मार्कअप करोगे तो फिर वो प्रॉफिट मार्कअप होगा या कॉन्ट्री मार्कअप होगा, कंट्रीब्यूशन मार्कअप होगा। इनफैक्ट हमने जब प्राइसिंग डिसीजंस चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें भी तो एक ऐसी मेथड थी वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट में क्या ऐड कर देते थे, कंट्रीब्यूशन, तो सीधे ही क्या मिल जाती थी, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर अगर आप कॉस्ट का वेरिएंट वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हो तो फिर मार्कअप के नाम पर क्या जोड़ोगे कि यार मुझे कॉन्ट्री कितना कमाना है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी को ले रहे हो तो फिर आप मार्कअप को क्या बोलोगे कि यार मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है। बातें आ रही क्या मेरी समझ में, है ना। कॉस्ट कुड बी एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट, है ना। इसके नीचे लिखिए आप, इट कुड बी एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट, इट कुड बी
एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट, है ना। एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट और फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल में एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एनी वेरिएबल कॉस्ट और फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एटसेट्रा, मतलब कोई सा भी वर्जन ऑफ कॉस्ट ले लो और उसमें मार्कअप जोड़ दो, ठीक है। क्या आपको पता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो ऊपर वाले जितने भी सारे हैं ना, उससे हम काम तो कर देंगे पर मोटिवेशन नहीं आएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पर। शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा कॉस्ट बेस्ड मेथड, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, दोनों डिपार्टमेंट के बीच में परस्पर संबंध हमें अगर बनाए रखना है, तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें डिपार्टमेंट 1 को ट्रांसफर पर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आगे बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा यार कि इनको देने की बजाय किसी एक्सटर्नल कस्टमर को अपन कैपेसिटी डिवोट करो, इनको जाने दो, इनको बोल दो कि तुम भी बाहर से ही ले लो, बोलो, है ना। तो ये जो फिफ्थ मेथड है ना, ये अल्टीमेटली वो मेथड जो मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी, इससे ऊपर वाली मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, बस काम निकालेगी। तो ऊपर वाली कुड भी शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो इसकी तारीफ में मैं आपको 2 शब्द लिखवा रहा हूं, लिखिए आप। Since above 4 methods based on cost, since first 4 methods, ऐसा लिखना था यार, since first 4 methods based on cost provides no incentive to the transferring division, provides no incentive to the transferring division. Therefore, long-term transfer prices, transfer prices को शॉर्टकट में लिखना शुरू कर दो अब आप, टीपी, है ना। यहां पर इस चैप्टर में टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखा है मैंने, लॉन्ग टर्म ट्रांसफर प्राइसेस should ideally be based on cost plus markup approach, should ideally be based on क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट प्लस मार्कअप अप्रोच, ठीक है। चलो यार, हम मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या क्या कैसे कैसे हम ट्रांसफर प्राइस सेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने एज अ सीए ज्वाइन किया और मैनेजमेंट ने बोला डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर सेट कर दो, और ये तो क्वेश्चन में दी हुई होती थी, तो कैसे सेट करना वो हम सीख रहे हैं। ओके, अब हम किसके एंगल से सोच रहे हैं बताओ यार, है ना। ओके, तो अब अपन यहाँ पर किसके बेसिस पर, दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस, राइट। तो दोस्तों दूसरी तरीके से हम पता है कैसे भी कर सकते हैं, ट्रांसफर प्राइस ऐसे भी सेट हो सकती है, बजाय कि हम कॉस्ट के बेसिस पर सेट करें, हम बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस भी सेट कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट प्राइस के बेसिस पर अगर ट्रांसफर प्राइस सेट की जाए, अच्छा ये जो मार्केट प्राइस देखेंगे ये अकेले ये लोग नहीं देखेंगे, जो रेसिपिएंट है वो लोग नहीं देखेंगे, आपका भी दिल तो कर रहा होगा कि यार कॉस्ट तो देखूं ही देखूं, साथ ही साथ में क्या भी देखूं, मार्केट प्राइस, ताकि ये तो पता चले पर इनको आखिर देने की बजाय अगर बाहर देते तो हमें कितना मिलता। तो मार्केट प्राइस इज सम नंबर दैट बोथ द डिपार्टमेंट्स वुड लुक अपॉन, दोनों देखकर जाएंगे। आप भी देखकर जाओगे कि यार मैं, आप फोन लगाओगे कि यार मैं अगर बेच दूं बाहर तो कितने मिलेंगे, और आप फोन लगाओगे कि अगर यार बाहर से खरीद लो तो कितने मिलेंगे, दोनों देखकर जाएंगे मार्केट प्राइस। डेफिनेटली आप लोग कॉस्ट नहीं देख सकते थे क्योंकि प्रोडक्शन ये लोग कर रहे, तो आप तो दोनों देखोगे, कॉस्ट भी और मार्केट प्राइस भी, और आप लोग क्या देखोगे, मार्केट प्राइस, राइट। ओके, अब बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस आपका और आपके बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है वो फिनिश प्रोडक्ट का होता है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का होता है, राइट। बिकॉज अगर आप बाइसिकल की चेन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द फिनिश प्रोडक्ट, इट इज वन ऑफ द असेंबली प्रोडक्ट, कंपोनेंट है ये, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, राइट। तो आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की क्या पता करेंगे, मार्केट प्राइसेस। और कई बार पता है क्या होता है, न तेरी न मेरी, जो मार्केट में भाव चल रहा होगा अपन तो उस पर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि भाई हम भी मार्केट में बेचते तो कितने मिलता है, मार्केट प्राइस, और तुम भी मार्केट से खरीदते कितने मिलते हैं, मार्केट प्राइस। तो एक काम करो, मार्केट प्राइस को ही सेट कर लो एज अ ट्रांसफर प्राइस। आपको पता है अगर मार्केट प्राइस को सेट कर लो तो इसमें बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। देखना
जब आप यहां पर इन अप्रोचेस से जाते हो ना, तो आप लोग ट्रांसफरिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग अपना अपॉर्चुनिटी लॉस इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हो यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बाइसिकल चेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही 100 और आपने मार्कअप जोड़ा 15%, यानी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आई 115 आ गई। आपने बोला चलो 115 में ट्रांसफर कर देंगे, पर तभी आपको किसी ने आकर बोला कि बाइसिकल चेन की बाहर मार्केट में स्कैर्सिटी है, मिल ही नहीं रही बाइसिकल चेन। और आप बोलोगे फिर तो एक काम करो 200 रुपए में बेचो, 200 रुपए में बेचो बाइसिकल चेन, एक काम करो 250 रुपए में बेचो, 250 में बेचो, बाइसिकल चेन ही नहीं मिल रही, बोलो। पर क्या आप वो फिर इनसे रिकवर कर पाओगे क्या पैसा, अगर आप इस मेथड पर जाते हो? नहीं, क्योंकि आप तो यहां पर कॉस्ट लोगे और एक रीजनेबल मार्कअप जोड़ोगे, यानी आपको जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है ना उसकी रिकवरी नहीं होगी। इसके बनस्पत अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों जब एग्रीमेंट करते तो अपन उसमें क्या लिखते हैं कि यार जो भी मार्केट प्राइस होगी, जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करोगे जो मार्केट प्राइस होगी वो लग जाएगी। तो अब अगर बाहर मार्केट में सिचुएशन खराब है और वहां 250 रुपीज में जाएगी, तो फिर हम कितने में ट्रांसफर कर पाएंगे? 250, क्योंकि हम इनको शान से बोल पाएंगे कि आप बाहर देख लो, प्राइस तो यही चल रहा है, राइट। तो मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड्स का वन ऑफ द बेनिफिट्स या एडवांटेज क्या है? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस, जो हमें अदरवाइज इस मेथड में एडवांटेज नहीं मिल रहा। दूसरा ये जब अगर आप मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी पर जाते हो तो बाहरी डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि आपने बोला देखो हमारी कॉस्ट है 100 और हम इसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहे हैं 15%, और कितने में ट्रांसफर कर रहे हैं? 115। ये लोग बोल रहे भैया मार्केट में इतना सप्लाई गलत है। मार्केट में इतना सप्लाई गलत है का मतलब क्या होता है? तुम बताओ यार, मार्केट में कितना सप्लाई गलत है का मतलब? मार्केट में सप्लाई गलत है इसका मतलब बताओ क्या होता है? मार्केट में सप्लाई इतनी सारी चेन्स अवेलेबल है कि 90 रुपए में मिल रही चेन। तो आप लोग बोलेंगे नहीं हम तो नहीं जानते, हमारा तो कॉस्ट प्लस मार्कअप का एग्रीमेंट हुआ था, हम नहीं जानते। आप लोग क्या बोलोगे कि एक काम कर रहे हैं हम तो कहां जा रहे हैं? मार्केट। तो ये लोग आपको रोक लेंगे, ये बोलेंगे देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आप हमसे 50,000 बाइसिकल चेन लोगे इस साल और इतने पर लेनी पड़ेगी। यही अगर मार्केट प्राइस पर हो जाता तो आपको फिर ये मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस होना है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, यानी ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए भी बेनिफिशियल, और दोनों के लिए जस्ट एंड फेयर रहेगा कि यार जो मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस इज एन ऑब्जेक्टिव नंबर, कॉस्ट इज अ सब्जेक्टिव नंबर। कॉस्ट में पता है आप कुछ अकाउंटिंग गिमिक कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज बना रहा है और वो 4 तरह की चेंज बना रहा है। तो आपके डिपार्टमेंट का शातिर कॉस्ट अकाउंटेंट पता है क्या करेगा? जो इंटरनल ट्रांसफर है उसमें से ऐसी कुछ अपॉर्शनमेंट मेथड डिसाइड करेगा जिससे कि इंटरनल ट्रांसफर की कॉस्ट ज्यादा आ जाए, और ज्यादा आ जाए तो हमें ट्रांसफर प्राइस ज्यादा मिले। और कोई पूछे तो हम बता दे देखो ऐसे हमने कैलकुलेट करी ट्रांसफर प्राइस। वो अकाउंटेंट खुद जानता है कि यार मैंने ऐसा बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट डिसाइड किया जिससे कि इंटरनल ट्रांसफर पर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए और एक्सटर्नल पर कम। एक्सटर्नल पर तो कॉस्ट कितनी भी बढ़े उससे तो कोई मतलब ही नहीं, एक्सटर्नल वाले को तो जो बाजार में चल रही है सेलिंग प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है? सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन यहां पर मार्केट प्राइस ना आपके बस में है ना आपके बस में, इट इज एन ऑब्जेक्टिव नंबर। तो आपको दोनों में से सुनकर कौन सी मेथड ज्यादा बेनिफिशियल लग रही है? मार्केट प्राइस, राइट, क्योंकि इसमें ना आपका बस है ना आपका बस है, राइट। ये ऑब्जेक्टिव नंबर है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को, ये अपॉर्चुनिटी लॉसेस सबको टेक इनटू अकाउंट कर रहा है, राइट। ओके, कितना बोलना पड़ता है आपको समझाने के लिए। ओके चलो, तो पहली मेथड पता है क्या हो सकती है? मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी आप तो सिंपल एक काम करो, दोनों एग्रीमेंट करो, है ना, स्टाम्प पेपर लाओ यार, दोनों एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट में क्या लिख दो भाई, जिस दिन ऑर्डर होगा उस दिन हम मार्केट में प्राइस पता कर लेंगे और जो मार्केट का भाव होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ना वो आपके हाथ में रहेगा ना वो हमारे हाथ में रहेगा, एज सिंपल एज दैट। बोलो, मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। डेफिनेटली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस खुद कैसे पता करना वो आप डिसाइड कर लोगे कि हम 4 सप्लायर से कोटेशन लेंगे और 4 सप्लायर के कोटेशन का हम एवरेज कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग भी तो होंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ आप फॉर्मूला डिसाइड कर लोगे इसको। एक बताया दूसरा, एक और समझो यार, कभी कभी देखना क्या होता है कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, जो वहां से आ रहा है, ये कभी कभी सेलिएबल नहीं होता है।
क्योंकि आपकी कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कि हमारी कंपनी है बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फर्स्ट डिपार्टमेंट सेकंड को करता है, सेकंड डिपार्टमेंट थर्ड को करता है, एंड सो ऑन। नाइन्थ डिपार्टमेंट किसको करता है? 10th डिपार्टमेंट को। 10th डिपार्टमेंट ले जाकर फिर इसे सेल कर देता है। ये जो 9th डिपार्टमेंट है ना, ये पूरी बाइक कंप्लीट कर देता है, पूरी की पूरी बाइक कंप्लीट कर देता है, बस इसमें टायर नहीं होते हैं। और बाद में टायर कौन फिट कर देता है? आगे पीछे के टायर कौन फिट कर देता है? 10th डिपार्टमेंट। क्या 9th डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट एक सेलिएबल प्रोडक्ट होगा? बोलो। क्या हम उसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उसका फोटो खींच के, या वो कौन और कौन सी साइट होती है ना, ओलेक्स, क्या हम उस पर उसका फोटो खींचकर बोल सकते हैं कि आओ इस पर बोली लगाओ? इंसान बोलेगा यार इसमें टायर तो है ही नहीं। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो सेलिएबल नहीं है, राइट है ना। तो इनकेस अगर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेलिएबल नहीं हो, तो फिर क्या आप मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं निकाल सकते हैं। पर मतलब सीधे आप ये नहीं उठा सकते हो, फिर आपको जुगाड़ से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, जुगाड़ तो आप भी समझ रहे हो कि सर हम एक काम करेंगे, फुल बाइक की मार्केट प्राइस निकालेंगे और उसमें से टायर्स का हम एडजस्टमेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। पर कई बार क्या होता है कि आपके जैसी बाइक तो आप ही बनाते हो, दूसरे तो दूसरी बाइक बनाते हैं, है ना। कई बार ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ये हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट होता है, ये सिर्फ हम बनाते हैं, दूसरे ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो फिर हम एक काम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस केसेस में हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट का तो मार्केट में प्राइस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो बाहर इसको बेचते ही नहीं, हम तो इस सर्विस को घर में बेचते हैं। इट इज नॉट आवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इज नॉट अ सेलेबल प्रोडक्ट। अगर एक केमिकल प्रोसेसिंग कंपनी है ना, उसमें प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 हो रही है, तो जब कंप्लीट होगा तभी वो बिकेगा, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता। तो फिर हम एक काम करते हैं, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस आता है उसको हम अपना मार्केट प्राइस मान देते हैं। मतलब वही जुगाड़ का मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हो सकता है मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लें, या फिर हम मार्केट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ले लें। इन case if intermediate product is not marketable, in case if intermediate product is क्या लिखेंगे यार, is not marketable, right। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। ठीक है, बोलो यार, है ना। क्या हमने दोस्तों इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे थे, है ना। वो घड़ी आ गई दोस्तों कि मैं आपको इसके एडवांटेजेस यहां पर डिक्टेट करवाऊं। ओके, इसके एडवांटेजेस दोस्तों मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी बाहर के भी फैक्टर्स को टेक इनटू अकाउंट कर लेता है, जो कॉस्ट बेस्ड वाला बेचारा नहीं कर पाता था, वो सिर्फ इंटरनल देखता था। ओके दोस्तों, दूसरा एडवांटेज लिखिए, इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ एनी। इट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ एनी, क्योंकि अगर आपके पास बाहर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो मार्केट प्राइस में साफ झलकेंगी। It helps in recovery of opportunity cost if any। अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो किसमें झलकेंगी दोस्तों, साफ मार्केट प्राइस में। तीसरा लिखिए, इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड। इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड सिंस मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली। इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड सिंस मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड, क्या, इज डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली rather than by individuals who have interest in it, rather than by individuals who have an interest in it।
मतलब अगर आप कॉस्ट बेस पर चलोगे ना तो ट्रांसफरिंग डिवीजन वाले को झोलझाल कर सकते हैं और फिर वो बोलेंगे यार ऐसा ऐसे कर दे, अकाउंटिंग एंट्री घुमा दे, क्योंकि अपन समझदार तो काफी होते हैं। अच्छा ऐसा दिमाग चलने भी लग जाता है अपना वहां पर। अपन बोलेंगे यार एक काम कर, अपोर्शनमेंट मेथड एक काम करो, पर लेबर आवर की बजाय पर यूनिट कर दो, क्योंकि उससे ज्यादा चार्ज हो रहा है किसी कारण से, मतलब राइट। आप समझते हो ना, पर लेबर आवर से अलग चार्ज होता है और पर यूनिट वाली मेथड से है तो अलग चार्ज हो रहा है। तो आप ऐसी मेथड अकाउंटिंग के डिसाइड कर लोगे जिससे कि ज्यादा कॉस्ट आ जाए और उनको बता भी दोगे देखो यार ये हमारी कॉस्ट और प्लस मार्कअप, राइट है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड, इट इज डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट रेदर देन बाय दोज हु हैव एन इंटरेस्ट इन द रिजल्ट्स, राइट। ओके, ये वाली जो मेथड हम पढ़ रहे हैं जिसकी हम काफी देर से तारीफों की पुल बांध रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये जो है ये सब कुछ है, इसके भी दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। लिखो यार, है ना, डिसएडवांटेजेस लिखो, है ना। हर चीज जिसके कुछ एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हर अच्छी चीज में दोस्तों कुछ ना कुछ कमियां होती है। जैसे अपनी कॉस्टिंग की वजह 75 की जगह 80 लेक्चर्स की हो जाती है। तो हाँ, लिखो लिखो डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला तो लिखिए आप, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइस, क्योंकि भगवान ने किसी को भी परफेक्ट तो बनाया नहीं है। क्या आप में से कोई भी बोल सकता है कि सर मैं परफेक्ट हूं? मिलना फिर मुझसे बैच के बाद। कोई भी इंसान परफेक्ट है ही नहीं, हर इंसान में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां रहती है, राइट। और आप एक बात समझो, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में भी आपको, जब भी आप किसी के साथ अगर आप टीम वर्क भी कर रहे हो तो आपका जो साथी पार्टनर होगा वो परफेक्ट थोड़ी ना होगा, उसमें भी कुछ कमियां होगी, तभी तो हम टीम बनाकर काम करते हैं, राइट। जिंदगी में कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए सामने वाले की और फिर आगे बढ़ना चाहिए। चले लिखिए दोस्तों, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ, पहला डिसएडवांटेज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट प्राइस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट प्राइस ही अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट वो भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर उस केस में दोस्तों ये वाली मेथड ही किसी काम की नहीं रहेगी, राइट। ओके, दूसरा एक और बहुत बड़ा शानदार डिसएडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं। देखना, अगर मार्केट प्राइस पर बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हो, दोस्तों आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि ट्रांसफरिंग डिवीजन वाले फायदे में रहेंगे या रेसिपिएंट वाले फायदे में रहेंगे। अगर मार्केट प्राइस बेस रख दी गई तो कौन? ट्रांसफरिंग, क्योंकि ट्रांसफरिंग वाले तो बोले अब तो बहुत ही बढ़िया, अपन अब बाहर बेचो या घर में बेचो, बात तो अपने लिए एक ही बढ़ रही। लेकिन आप पता है क्या बोलोगे, यार हमको तो घर से खरीदने का एज सच कोई फायदा ही नहीं मिल रहा ना। और एक बात बताना, अगर इस बाइसिकल चेन की मार्केट में प्राइस चल रही 150, इनकी कॉस्ट आती 100, मार्केट में प्राइस कितनी चल रही 150, आप बाहर में बेचोगे तो मिलेगा कितना 150। अच्छा, आप भी बाहर से खरीदोगे तो कितना लगेगा 150। आप सब लोग मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग अगर नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हो, ऐसी बात चल रही कि यार मार्केट प्राइस रखेंगे, आप लोग क्या पसंद करेंगे? इनसे खरीदना पसंद करेंगे, आप बोलेंगे बाहर से खरीद लें? क्यों इनसे खरीदोगे ना आप फिर? क्योंकि आप तो इंडिफरेंट हो रहे हो ना कि इधर से भी खरीदने में कितना पड़ रहा है 150 और बाहर से खरीदने में भी कितना पड़ रहा है 150। तो आप इनसे खरीदोगे या बाहर से खरीदोगे? हाँ, इनसे ही खरीदेंगे क्योंकि ये अपने घर के ही है ना। ये पता है, आज आप क्लास में बैठकर बोल रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे ना तो आप इनसे खरीदोगे ही नहीं, आप बोलोगे आप बैंड बजाते हैं। हाँ, और एक कंपनी में इंटरनली भी कंपटीशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फाइट होती है, तो पता है आप क्या बोलोगे? देखो देने तो अपने को 150 है ही सही, तो मैंने एक काम कर दिया, अब तुम कमा कर बताओ। चलो हाँ, बहुत तेज चल रहे थे मार्केट प्राइस बेस, तो भाई देना तो अपने को मार्केट प्राइस ही है, तो फिर अपन इनसे क्यों लेंगे? उल्टा पता आप क्या करोगे, आप बाहर से खरीद लोगे, आप बोलोगे फिर मैं इनका फायदा नहीं करवाता हूं, मैं बाहर वाले का फायदा करवाता हूं, ताकि जब प्रमोशन की बारी आए तो मेरा डिपार्टमेंट ऊंचा दिखे। अरे वो कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा ही होता है, आप काम तो साथ में करते हो लेकिन अंदर एक फीलिंग चलती है कि बोनस मिलते वक्त मुझे ज्यादा बोनस मिलना चाहिए, मेरी जो पोस्ट है वो अगले प्रमोशन में आगे बढ़नी चाहिए। अगर इन लोगों की बढ़ गई, मान लो खरीद आप रहे हो, आपको देना 150 बाहर भी और इनको भी पता है, आप क्या सोचोगे प्रैक्टिकल लाइफ में? आप चल बाहर ही दे दे, ताकि कम से कम मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की नजरों में इनका डिपार्टमेंट बैकफुट पर आ जाए। समझ रहे हो ना? तो मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड में डिसएडवांटेज ये कि हो सकता है कि ये जो रेसिपिएंट डिविडेंड है वो डिवीजन है वो मना कर जाए, क्योंकि वो बोलेगा मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। ओके,
और मैं आपको बताता हूं, फिर आप देखना कितना दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे कि इनको तो बेचने दे बाहर, जब ये बाहर बेचेंगे तो इनको कितने मिलेंगे 150। अच्छा हमको भी ट्रांसफर करते तो कितने मिलते हैं 150, लेकिन जब ये बाहर बेचेंगे ना पसीना बहाना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स खर्चे करने पड़ेंगे, जो घर के घर में ट्रांसफर में या तो नहीं लगेंगे या बहुत कम लगेंगे। बाहर इनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, बाहर जब ये बेचेंगे किसी बाहरी ग्राहक को क्रेडिट पर बेचना पड़ेगा, रिस्क होगी। हम क्यों 150 दें? अच्छा हमको तो देना ही पड़ेगा, हम इनका पैसा डुबा नहीं सकते, हमको तो देना ही पड़ेगा 150। तो आप क्या चाहोगे कि यार मार्केट प्राइस पर मैंने नहीं मानना, मार्केट प्राइस से ज्यादा या कम? कम, क्योंकि आप तो सीधे सीधे इनसे नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर एक ही बात बोलोगे कि अगर बाहर बेचते तो 150, हमको बेच रहे तो 150 पर, बाहर बेचने में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगेंगे। क्लियर कट, यही चेकमेट हो गया। आप बोलोगे लेट से आपको 5 रुपीज के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहे हैं, तो आप बोलोगे ना कि यार वो तो आपको बच रहे हैं ना, तो और कुछ नहीं तो कम से कम इसका बेनिफिट तो दो, 150 माइनस 145। So one of the disadvantage of market price based method is कि ये selling and distribution overheads को take into account, जो इनको बचेंगे वो take into account नहीं करता। तो सर एक काम करेंगे ना, नया वेरिएशन निकाल लेते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इट वुड बी ईदर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्योंकि अगर आप अपने ही शहर के कस्टमर को बेच रहे हो तो अलग लगेगा, और अगर आप इंटर स्टेट बेच रहे हो तो अलग लगेगा। मतलब ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी पता कर पाना उतना आसान नहीं होगा, राइट। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इस मेथड की बुराई कर रहे, तारीफें बहुत हो गई, दूसरी बुराई लिखिए दोस्तों। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन selling and distribution cost component. It is difficult to determine selling and distribution cost component of the total cost. So that benefit can be passed on to the किसको बेनिफिट पास ऑन करेंगे? टू दी रेसिपिएंट डिपार्टमेंट, सो दैट बेनिफिट कैन बी पास्ड ऑन टू दी रेसिपिएंट डिपार्टमेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको डिटरमाइन करना भी एक सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाएगा। यानी हमने तारीफ में क्या लिखा कि हे मेथड तुम ऑब्जेक्टिव हो, और उस ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो नेट सब्जेक्टिव ही बचेगा। एक और तीसरी बुराई, इट लीड्स इन अनजस्ट एनरिचमेंट। लिखो दोस्तों, इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, इट लीड्स इन अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट बिना बात अमीर बन रहा है? ट्रांसफरिंग। इट लीड्स टू अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन to the detriment of recipient division, to the detriment of recipient division. To the detriment of recipient division. मेरी बात नहीं समझेंगे आप? फ्री फोकट में अमीर बन रहे ना ट्रांसफरिंग वाले, तो क्योंकि आपने तो मार्केट प्राइस सेट कर दी, अब इनको तो बहुत ही बढ़िया हो गया, इनको तो सब कुछ मिल रहा है, इससे ज्यादा तो कोई इनको देने को भी तैयार नहीं था, नहीं तो मैक्सिमम ही हो गया। और क्या हो रहा है, इनका अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहा है टू दी डेट्रीमेंट ऑफ रेसिपिएंट डिवीजन, क्योंकि रेसिपिएंट को तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, बाहर से खरीदते तो भी इतना और घर में खरीद रहे हैं तो भी इतना, और इनको खूब फायदा मिल रहा है कि यार बाहर बेचते उसकी वजह से चलो घर में बेच दो, खर्चा भी कम होगा, पैसे भी पूरे मिलेंगे, यानी नेट प्रॉफिट तो आपका बढ़ गया। अनजस्ट एनरिचमेंट, राइट, ओके। अच्छा एक और फायदा बताता हूं यार इस वाली मेथड का, अगर आप लोग आइडल बैठे थे ना, आपके पास कोई काम नहीं था, तो आप अदरवाइज भी कुछ नहीं कर पाते, और अगर आप इनको मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके खूब मजे ही मजे, क्योंकि वैसे अदरवाइज आपको प्रॉफिट होता नहीं, तो फिर आपको प्रॉफिट लेने का हक इनसे नहीं, कम से कम उतना पूरा प्रॉफिट तो लेने का हक है नहीं, क्योंकि अदरवाइज भी आपके पास कोई यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी नहीं था। लेकिन अगर आप आइडल बैठे तो इससे अच्छी मेथड इनके लिए कोई नहीं, और हम तो देखते रह जाएंगे, हम बोलेंगे यार तुम वैसे तो खाली बैठे, तुम्हारे पास काम क्या था, और ले तो तुम हमसे पूरा रहे हो, है ना। लिखेंगे दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज, इफ ट्रांसफरिंग डिवीजन इज सिटिंग आइडल,
इफ ट्रांसफरिंग डिवीजन इज सिटिंग आइडल, और द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज नॉट मार्केटेबल, या तो खाली बैठे हुए हो और या फिर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते हो, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज नॉट मार्केटेबल, देन टीपी बेस्ड ऑन एमपी, देन ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस would be disadvantageous to which division? Would be disadvantageous to transferring या recipient? अच्छा आप ट्रांसफरी बोल रहे थे, ओ हाँ, रेसिपिएंट डिवीजन या फिर ट्रांसफरी डिवीजन, कुछ भी लिख लो, है ना। बोलो यार, बोलो। ओके चलो, हाँ, 1 घंटे पहले हमने क्या किया था, हमने अपनी कॉस्ट देखी और हमने बाजार में मार्केट प्राइस भी निकाल ली। हमने भी 1 घंटे पहले क्या किया, 3-4 जगह हमने फोन करके हमने सप्लायर से कोटेशन ले लिया। क्या आप लोग मार्केट प्राइस पर डील करके आओगे? क्या आप लोग कॉस्ट पर डील करके आओगे? एक बात बताओ, क्या कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी चलेगी क्या? एक बात बताओ, क्या ब्लाइंडली मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी सेट कर दें क्या? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन दोनों के हाँ बीच में होना चाहिए बेस्ड ऑन, एक शब्द बोलो यार जो मैं सुनना चाह रहा हूं, बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस बिटवीन दी 2 डिपार्टमेंट्स। अरे 1 घंटा बीत गया, मीटिंग की घड़ी आ गई है, आमने सामने बैठे हैं दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर और 10 एम्प्लॉइज उसके पीछे खड़े इस तरफ भी और 10 एम्प्लॉइज के पीछे खड़े इस तरफ भी, और दोनों मैनेजर जो वो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। क्या कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी? ट्रांसफर प्राइस क्या मार्केट प्राइस पर आप हाँ करके आ जाओगे क्या? जैसे ही इन्होंने बोला ना ट्रांसफर वालों ने कि हम तो मार्केट प्राइस पर देंगे, तो अपने जो 10 एम्प्लॉइज खड़े हैं वो बोलेंगे मैनेजर उठ जाओ, अपन फिर बाहर से खरीदेंगे, इनको बताते हैं अपन, फिर अपन इनको क्यों दे प्रॉफिट है, फिर तो हम बाहर से ही खरीद लेंगे, राइट। ओके, और वैसे ही जैसे ही आप लोग बैठे हुए, अपने पीछे भी 10 लोग खड़े हुए, इन्होंने बोला कि यार आपकी जो कॉस्ट लग रही है हम तो वो दे देंगे, खर्चा ले लो, तो वो जो एम्प्लॉइज है वो खिसक लेंगे, फिर कॉस्ट निकालने के लिए थोड़े ना काम कर रहे हैं, है ना। तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन एंड बेस्ड ऑन नेगोशिएशन। तो दोस्तों जो तीसरी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी होती है, होता है कौन सी होती? क्या? बेस्ड ऑन नेगोशिएशन, ठीक है, ओके। और आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा? नेगोशिएशन, राइट। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने फॉर्मूला बेस कर दिया ना, तो फिर तो थोपने जैसा हो जाएगा, फिर हो सकता है उसमें एक डिपार्टमेंट की राजी मर्जी होवे या ना होवे। लेकिन जब नेगोशिएशन से डिसाइड होगा तो नेगोशिएशन में प्राइस ही वो अग्री होगी दोनों के बीच में, जो कि दोनों को मंजूर है, अग्री है, दोनों आपसी सद्भाव में। जैसे मैंने नहीं बताया था कि मेरी सब्सिडियरी कंपनी के वीपी और उधर इन्फोसिस पेरेंट कंपनी के वीपी सामने बैठे और दोनों अच्छे से डिसाइड कर रहे हैं $10 इज सफिशिएंट। अपने मैनेजर ने भी हाँ बोली और उन्होंने भी हाँ बोली। अब $10 पर ना उन्हें कोई गिले शिकवे होंगे ना हमें, राइट। ओके, सो ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी तीसरे तरह से कैसे सेट हो सकती है? बेस्ड ऑन नेगोशिएशन। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, जब भी नेगोशिएशन के बेसिस पर तय होगी ना, तो आपसे 2 सवाल पूछेगा। इनफैक्ट आपके मन में भी 2 सवाल होंगे कि नेगोशिएशन में 1-2 रुपए सेट कर लो यार, बैंड बजा दो सामने वाले की, अपन तो शुरुआती 0 रुपए से फ्री से करो, या एक कुछ ऐसा एक सम्मानजनक नंबर होगा कि यार इससे तो ऊपर बात करना, सामने वाला क्या बोलेगा। और उधर अपन हम बोले हम 1 लाख रुपए में ट्रांसफर करेंगे, नहीं, राइट। एक सम्मानजनक यार इससे ऊपर बात नहीं करेंगे। तो जब भी नेगोशिएशन होगा ना, तो एक रेंज होगी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस की, और ये रेंज क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यार क्या होनी चाहिए रेंज व्हाइल गोइंग इनटू नेगोशिएशंस। ये रेंज दोस्तों दोनों के पास होगी, ये ट्रांसफर वाले भी लेकर जाएंगे और ये रेसिपिएंट वाले भी लेकर जाएंगे कि यार इस रेंज में बात होगी, इस रेंज से बाहर निकल जाएगा मामला, तो शायद आप मना कर दोगे या फिर आप मना कर दोगे, राइट। ओके, तो अब अपन यहां पर लिख रहे हैं रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ओके, तो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस में दोस्तों हमें 2 नंबर्स डिफाइन करने होंगे। कौन से 2 नंबर्स डिफाइन करने होंगे? मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, तो एक कहलाएगा मिनिमम टीपी और दूसरा मैं नीचे लिख रहा हूं, भले ही आप ना लिखें,
दूसरा होगा मैक्सिमम टीपी। मेरे एक सवाल का जवाब देना दोस्तों, आप दोनों में से कौन डिफाइन करेगा कि दिस इज द मिनिमम टीपी? कौन डिफाइन करेगा? रेसिपिएंट डिफाइन करेंगे दिस इज द मिनिमम टीपी, या ट्रांसफरिंग डिवीजन? ट्रांसफरिंग वो बोलेंगे इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे, राइट? तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? कम से कम आप लोग कम से कम कितने में? कॉस्ट, या उसको थोड़ा डिफाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कम से कम पता है कितने नीचे तक आ जाओगे? क्योंकि वेरिएबल से नीचे तो आप जाने नहीं, तो बेयर मिनिमम अमाउंट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ओके, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट आप नहीं चार्ज करोगे इनसे? अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो नहीं कर, लेकिन हाँ अगर कोई सी ऐसी फिक्स कॉस्ट हुई जो इनकी वजह से लग रही स्पेसिफिक, तो फिर उसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इन डिटरमाइनिंग, तो फिर हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इन डिटरमाइनिंग मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ जब आप नेगोशिएशन टेबल पर जाने ही वाले थे, आपके पास है एक सेल्स पर्सन दौड़ता दौड़ता है, सर एक फॉरेन से ऑर्डर आया है, और आप बोलोगे एक मिनट, आप सीना तान कर जाएंगे, कोई गरज नहीं हमको, राइट? और आप नीचे ही नहीं उतरोगे, आप बोलोगे कि प्राइस में आप नीचे ही नहीं उतरोगे, आप क्या बोलोगे कि एक मिनट, उधर अपने को कितना मुनाफा हो रहा है उतना, तो अपने को कम से कम उतना होना मतलब होना, और तो आप पता है फिर आपकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ही आप चेंज कर दोगे, आप बोलोगे इससे नीचे मैं बात ही क्यों करूं, क्योंकि मेरे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में एक और चीज क्या जोड़नी चाहिए? अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इफ एनी, अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इफ एनी, या फिर ऐसा लिख लो इफ स्पेयर कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल। फिर आप बोलोगे ना, फिर तो आपके भाव भी बढ़ जाएंगे। इफ स्पेयर कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं लाइव। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया था, सीए फाइनल में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर ली। उसका फोन आया है मेरे पास कि सर मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे इंदौर में ही जॉब ढूंढनी है। तो इंदौर में कोई आईटी पार्क है, वहां पर मुझे जॉब मिल रही है, वहां पर एक फाइनेंस की कंपनी है जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और इसमें डील करती है, यानी बाहर का काम लेकर आती, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम करती। तो सर वो लोग कल इंटरव्यू है 11 बजे, ऐसा 2-3 दिन पहले फोन आया था उसका, कल इंटरव्यू है 11 बजे, तो मुझे वो मुझसे ये भी पूछेंगे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा पूछते हैं ना इंटरव्यू में कि आपकी सैलरी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं उनको 5 लाख बोल दूंगी। वो टैलेंटेड लड़की, उसने आईपीसीसी के भी बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे और फाइनल के भी उसके दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। और उसने कहा कि मैं 5 लाख बोल दूंगी। तो मैंने कहा 5 लाख तो बहुत कम है, तुम टैलेंटेड हो, 5 लाख तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप निकाले, तुम्हारे हिसाब से 5 लाख कम है। तो मैंने कहा कम से कम उनको 8 लाख कोट करना। तो उसने कहा यार एकदम ये 8 लाख अगर मैं कोट कर दूंगी तो ऐसा तो नहीं कि वो मना कर देंगे। तो फिर मैं उसका कंसर्न समझा, उसका कंसर्न ये कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मना हो जाए। तो फिर मैंने बोला उसकी बजाय एक काम करना, पर अगर तुम 5 लाख कोट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। यानी फिर कंपनी अदरवाइज 6-7 लाख का तुमको समझ रही थी और तुम 5 कोट कर दोगे तो वो समझ जाएगी कि यार शायद इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, शायद इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है अगर आपने लो प्राइस कोट कर दी तो फिर मैंने कहा एक काम करो, आप 8 लाख, तुम सही बोल रहे हो कि ज्यादा भी हो सकता है कि एज अ फ्रेशर वो तुमको 8 लाख में ज्यादा समझे, वैसे मिल जाता है मुंबई में 8 लाख का पैकेज मिल जाता है, लेकिन इंदौर में 8 लाख उसका भी कहना सही कि ज्यादा, पर मैंने उसके टैलेंट को देखते हुए बोला 8 लाख, उसकी तरफ से बोला 8 लाख। फिर मैंने कहा हाँ यार कभी एम्प्लॉयर इसको ज्यादा मानकर उसको रिजेक्ट नहीं कर दे। तो मैंने बोला एक काम करना, 6 से 8 लाख की रेंज बोल देना, नेगोशिएबल बोल देना। नहीं, हाँ मैंने ऐसा बोला कि 6 से 8 लाख की रेंज बोल देना तुम तो 6 से 8 में एक डिसेंट अमाउंट, यानी उनको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ नीचे में 6 पर भी बात हो सकती है, लेकिन इसका जो टैलेंट है वो कहां तक जा रहा है
वो 8 लाख तक जा रहे हैं। तो मैंने कहा इससे अपने दोनों ही काम हो जाएंगे, इससे अपना ये भी दिख जाएगा कि हमारी 8 लाख तक की भी है, लेकिन अगर आपकी कम है तो अपन नीचे में भी बात कर लेंगे। तो मैं यहां पर वही समझाना चाह रहा हूं, उसने पता इतना कम पैकेज क्यों कोट करा, बिकॉज शी हैड नो अपॉर्चुनिटी इन हैंड राइट नाउ। यही उसके हाथ में अगर 6.5 लाख का पैकेज होता ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता। वो तो सामने इंटरव्यू में जाती है और बोलती है 6.5 लाख का ऑफर लेटर रखा है, इससे ऊपर बात कर रहे हो क्या। तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस कब रिकवर करते हैं, व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटीज देयर, राइट। और अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी तो फिर आप ये नहीं करोगे, आप बोलोगे यार जो मिल जाए वो सही है, राइट। ओके, हाँ, अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। दोस्तों आप बताइए, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आप डिफाइन करेंगे कि मुझे मैक्सिमम कितना चाहिए। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया ना तो आप मैक्सिमम टीपी के आगे इन्फिनिटी लिखकर जाओगे। हाँ, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कौन डिसाइड करेंगे, रेसिपिएंट। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के आगे ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपिएंट डिवीजन। ठीक है, बोलो यार। ओके, चलो बोलो यार, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आप कितना पे करने को तैयार हो जाओगे। और इससे ऊपर अगर किसी ने बोला तो अपन नेगोशिएशन टेबल से उठ जाएंगे। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बोलेंगे, राइट। ओके हाँ, मैक्सिमम कितना देने को तैयार हो जाएंगे आप लोग, क्या बोल ही नहीं रहे यार आप कुछ। मार्केट प्राइस, राइट। ओके, ओके, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। लेट्स से मार्केट प्राइस चल रही है 150 रुपीज, पर 150 रुपीज में आपको उससे खरीदना पड़ेगा। उससे खरीदकर जब आप लाओगे ना, उससे खरीदकर जब आप लाओगे ना, तो रास्ते में आपको दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और वो पड़ रही है लेट्स से 7 रुपीज। कितनी पड़ रही, 7 रुपीज। तो भी आपने फिर भी एक गुगली की इनके सामने कि यार सामने वाला तो मार्केट प्राइस मुझे 150 बोल रहा है, मैं 150 से तो ऊपर बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, ये लोग भी समझदार थे, ये भी जब नेगोशिएशन टेबल पर आए थे इन्होंने बाहर बात कर ली थी कि कितने में अपना प्रोडक्ट निकलता है, सो ऑन। तो इनको भी पता था कि बाहर मार्केट में मिल रहा है प्रोडक्ट 150 में, लेकिन इनको ये भी पता था कि अगर तुम लोग इसको बाहर से खरीदेंगे तो 7 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो इधर से किसी समझदार व्यक्ति ने बोल दिया कि ठीक है आप बाहर से ही खरीद लो। तो हम में से किसी ने कहा यार बाहर से खरीदने जाएंगे तो 150 प्लस 7 यानी कितने लग जाएंगे, 157। तो फिर इधर वालों ने बोला देखो यार हम तो 155 में देंगे, आपकी इच्छा हो तो ले लो। तो आप बोलोगे चलो ठीक है यार, यही 2 रुपए बचे, बाहर से खरीदते तो 150 प्लस 7 लगते और घर में कितने में ट्रांसफर हो रहा है, 155 में। तो आपके लिए जो मैक्सिमम प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो पे करना, वो मार्केट प्राइस नहीं, वो मार्केट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, राइट। इसको सरल शब्दों में मैं बाइंग कॉस्ट भी बोल सकता हूं, क्योंकि आपको फिर अपना एक परचेज डिपार्टमेंट बैठाना पड़ेगा जो वहां जाकर बात करे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये सब देखे, राइट। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आउटसाइड परचेज एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बोलो ओके। तभी देखना दोस्तों क्या वाक्य हुआ। अपना डिपार्टमेंट क्या करता है, बाइसिकल बनाता है ना, है ना। ओके, बाइसिकल में अपन बाकी सारी चीजें बनाते हैं, बस अपन क्या करते हैं चेन इनसे लेते हैं। अपने डिपार्टमेंट की मैं बातें कर रहा हूं, राइट। ओके, लेट्स से ये जो डिपार्टमेंट है जो जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, बाइसिकल की पूरी फ्रेम बना रहे, सिर्फ टायर सिर्फ चेन इनसे लेकर फिट कर रहे हैं, है ना। लेट्स से कि बाइसिकल की पूरी फ्रेम डिजाइन करने में हमें 1900 या ऐसा मान के चलो हमें 1875 रुपीज का खर्चा आ जाता है। हमें जो रेसिपिएंट डिवीजन है ना, उसे बाइसिकल अदर देन बाइसिकल चेन बनाने में कितने का खर्चा आ रहा है, 1875। बोलो ओके। और इसमें जैसे ही आप इनसे चेन खरीदते हो और फिर इसके बाद आप इसको ले जाकर बाजार में 2000 रुपीज में बेच देते हो।
अपनी ओन कॉस्ट कितनी, ओन इंटरनल कॉस्ट कितनी 1875 और अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है 2000, राइट। अगर ये लोग बोलेंगे ना कि आउटसाइड पार्ट, ये लोग बोलेंगे कि अगर आउटसाइड परचेज प्राइस 150 है प्लस बाइंग कॉस्ट 157 है तो आपको तो 157 में खरीदना है, तो आप पता है क्या बोलोगे 1875 प्लस 157, ये मेरे सेलिंग प्राइस से ज्यादा जा रहा है, ऐसा मुझे काम ही नहीं करना, क्योंकि मैं काम करूंगा तो मुझे लॉस होगा, तो मैं तो डिपार्टमेंट ही बंद कर देता हूं, जाने दो, सब कुछ नहीं करना मुझे। नहीं, एज्यूमिंग की 1875 जो है वो कॉस्ट है जो आपकी लगेगी, आप तो डिपार्टमेंट ही शट डाउन कर दोगे, आप बोलोगे फिर ऐसा डिपार्टमेंट चलाने से मतलब नहीं मैं डिपार्टमेंट बंद करो और एक काम करो चेन ही बना कर बेचो, मतलब डिवीजन तो लॉस दे रहा है ना। तो पता है फिर उस केस में आप क्या बोलोगे, आप दरख्वास्त करोगे कि देखो अगर मेरी खुद की कॉस्ट 1875 है और मैं आपसे 157 में लेता हूं तो वो तो मेरी सेलिंग प्राइस से ऊपर निकल रही, आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे यू 157, माई मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम माई साइड इज माई एबिलिटी टू पे, is my ability to pay, and my ability to pay is the selling price of my product minus my own variable cost, 125 rupees is my ability to pay। इससे नीचे अगर आप बात करोगे तो हम बात करेंगे और नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो करने से मतलब नहीं, हम सब बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, राइट। ओके, तो यहां पर जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होती है वो दो चीजों से डिसाइड होती है ना, एक तो आउटसाइड परचेज प्राइस प्लस बाइंग कॉस्ट और दूसरा होता है एबिलिटी टू पे। दूसरा क्या होता है, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे का दोस्तों फॉर्मूला लिखिए, एबिलिटी टू पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ विच डिवीजन, ट्रांसफरिंग या रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, सेलिंग प्राइस ऑफ रेसिपिएंट डिवीजन प्रोडक्ट लेस ओन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, लेस ओन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, क्या लिखना चाहिए, ओन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग या रेसिपिएंट खुद, रेसिपिएंट डिवीजन। रेसिपिएंट बोलेगा भाई इससे तो ऊपर अपन बात ही नहीं कर सकते हैं, फिर तो आप जाने ही दो। अब इस केस में दो बातें होंगी, अगर आप लोगों के पास यानी ट्रांसफरिंग डिवीजन के पास बाहर बेचने की अपॉर्चुनिटी होगी तो आप बाहर बेच दोगे 150 में, बजाय कि इनको 125 में ट्रांसफर करो। केस नंबर 2, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होगी तो आप बोलोगे यार चलो 120 में ले लो, विन विन सिचुएशन, 120 यानी आपका भी फायदा होगा क्योंकि आपकी 100 रुपीज कॉस्ट है तो आपको भी 20 मिलेगा, और आप कितने में दे रहे हो 120 यानी 5 रुपए हमें भी कमाने को मिल जाएंगे, राइट, है ना। तो जब मैक्सिमम सेट करेंगे तो हम आउटसाइड परचेज प्राइस देखेंगे या फिर हम क्या देखेंगे, एबिलिटी टू पे, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, नहीं हायर के केस में ये 57 है और ये 125 है, तो आपका फिर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आपकी तरफ से कितना 157 होगा या 125 होगा, 125। केस नंबर 2, आप बनाते हो सिर्फ 875 रुपए में, आपकी ओन वेरिएबल कॉस्ट कितनी 870 है और आप बाहर बेचते हो 2000 में, ये बात इनको पता चल गई, इन्होंने बोला आपकी एबिलिटी टू पे तो 1125 है, तो आप बोलोगे हाँ तो 1125 हम बाहर से खरीद लेंगे, तो आप मैक्स कितने पर आकर अटक जाओगे, आउटसाइड यानी विच एवर इज लोअर, राइट। अगर हमारी एबिलिटी टू पे ज्यादा है तो हाँ तो हम तो बाहर से इतने में खरीद सकते हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, राइट, विच एवर इज लोअर। ठीक है, बोलो ओके। चलिए इसके दोस्तों आप एडवांटेजेस लिखिए, इसके एडवांटेजेस लिखिए लिखो लिखो, इसके एडवांटेजेस लिखो आज, चलो हाँ इसके एडवांटेजेस लिखो। पहला एडवांटेज पता है क्या है, बोथ द डिपार्टमेंट मैनेजर्स डिसाइड इंडिपेंडेंटली, अब उनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं, दोनों नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हुए हैं, किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा वहां पर, जब मर्जी आ जब उठ जाना, नहीं जमे तो नेगोशिएशन में, राइट। बोथ मैनेजर्स डिसाइड इंडिपेंडेंटली, है ना, एंड हैव फ्रीडम टू बाय ऑब्लिक सेल फ्रॉम आउटसाइड, एंड हैव फ्रीडम टू बाय ऑब्लिक सेल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है।
दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों बिल्कुल खुले बैठे हुए हैं कि यार तुमको बेचना बाहर तुम बेच देना, हमको बाहर से खरीदना होगा हम बाहर खरीद लेंगे, राइट। अब कर लो नेगोशिएशन, राइट। तो ऐसा करने से करेक्ट भी आ जाएगा, जो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगे, बजाय कि किसी बंधन के यार ऐसे करो वैसे करो, ये तो जोर जबरदस्ती हो जाएगी प्राइजेस। और वो कैसा हो जाएगा, वो स्वेच्छा से हो जाएगा। जो काम स्वेच्छा से हो जाए वो ज्यादा अच्छा, राइट, है ना। ओके, जैसे मैं भी कहा अगर आप बोल देते हो कि छोड़ो तो अपन छोड़ देते, राइट। स्वेच्छा से जो काम हो जाए वो हो जाए, राइट। ओके, बोल मत लेना, अभी बाकी है थोड़ा सा। ओके, एडवांटेजेस लिखा हमने इसके। अब हम लिखते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज। क्या इसका भी कोई डिसएडवांटेज होगा? एक मिनट यार, एक और एडवांटेज लिख लो, मुझे एक अच्छा एडवांटेज याद आया, वो मैं वैसे बाद में लिखवा था पर यहां लिखो, ये रेलेवेंट पॉइंट है। इट फॉस्टर्स अ कमर्शियल एटीट्यूड। इट फॉस्टर्स, FOSTERS, इट फॉस्टर्स अ कमर्शियल एटीट्यूड in both departmental managers. It fosters commercial attitude in both the departmental managers. दोनों में कैसा एटीट्यूड आ जाएगा? कमर्शियल एटीट्यूड, राइट। और कमर्शियल एटीट्यूड बहुत जरूरी है अगर आपको कंपनी में प्रोग्रेस करनी, तो आपको नहीं, अगर कंपनी को प्रोग्रेस करनी तो भी कंपनी के अंदर कमर्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। आप समझो ना, अगर कोई सी कंपनी इनएफिशिएंट है, मान लो मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी अगर इनएफिशिएंट हो जाए ना, तो पता चले कि 2 साल लगेंगे और कॉम्पिटिटर जो है वो सब खा जाएंगे। तो यू हैव टू बी एफिशिएंट, एंड फॉर बीइंग एफिशिएंट यू हैव टू हैव अ कमर्शियल एटीट्यूड कि यार पैसा कैसे मुझे बचाना है, क्योंकि कॉस्ट सेविंग करोगे ना तभी जाकर आप उसको सस्ते में कस्टमर को दे पाओगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, राइट। ओके, सो इट फॉस्टर्स अ कमर्शियल एटीट्यूड। जब दोनों नेगोशिएशन पर बैठेंगे, ये भी खींचातानी करेगा और वो भी खींचातानी करेगा, तो दोनों में कमर्शियल एटीट्यूड आएगा, ओके। हाँ, अब लिखो डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज मैं बताऊं आपको। डिसएडवांटेज देखो, मैं बताता हूं कितना शानदार डिसएडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूं। जब दोनों नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे ना, तो दोनों में से एक बंदा वो है जिसका नेगोशिएशन स्किल्स खूब जबरदस्त है। ऐसा आप समझते हैं कि कुछ लोगों की नेगोशिएशन स्किल खूब जबरदस्त होती है। यानी नेगोशिएशन में मैंने देखा था कि कभी भी अगर आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हो, तो बजाय कि वो आपको आपकी कमी गिना, आप उसको उसकी कमी गिना दो, या फिर आप उसको उसका फायदा दिखा दो बजाय कि वो आपका फायदा देखे नेगोशिएशन करते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार, वो थी ना एरो वाली, कौन सी एरोप्लेन वाली कौन सी थी ना यार मूवी, एयरलिफ्ट, है ना। एयरलिफ्ट में वो बाहर से इंडियंस को लेकर आता है, तो तब किसी जहाज वाले से जाकर नेगोशिएशन करता है। तो जहाज वाला बोलता है कि मुझे $500 लगेंगे पर पर्सन को यहां से वहां पर ले जाने के लिए, कितने $500 लगेंगे। तो अक्षय कुमार ने बोला $500 तो बहुत ज्यादा है। उसने बोला फिर नहीं, फिर तो मैं खाली ले जाऊंगा जहाज। तो अक्षय कुमार ने कहा मैं तो $100 दूंगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, $100 तो बहुत कम है, रहने दो। फिर अक्षय कुमार ने कहना $100 मल्टीप्लाई बाय 500 लोग हैं, यानी कितने $50,000, जिससे बस एक बार जहाज ले जाना इंडिया में और वहीं रुक जाना, और $50,000 यानी बहुत सारे हो जाएंगे, तुम्हारा तो जिंदगी भर का काम हो जाएगा। यानी $100 पर पर्सन कम दिख रहे थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके सामने वाले का एडवांटेज बता दिया, और उसने कहा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। तो जब आप नेगोशिएशन करते हो तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको सामने वाले का एडवांटेज गिनाना है, दूसरा उसकी कमी गिनाना है कि चल मत ले जा। यानी क्या हुआ था, अक्षय कुमार ने $100 बोलकर और ये समझाकर अक्षय कुमार पलट गया था। उसने कहा चल ठीक है मत ले जा। तो उसने कहा मेरे हाथ से तो अपॉर्चुनिटी जा रही $50,000 कमाने की, राइट। और ये हो गया नेगोशिएशन, राइट। इन नेगोशिएशन में ये लोग बहुत स्मार्ट है। अंबानी के ऐसे मैंने सुना हुआ है कि नेगोशिएशन में खूब जबरदस्त है। यानी ये लोग पता है क्या करते हैं, सामने वाले को कॉस्ट से भी नीचे उतार देते हैं। जब वो नेगोशिएशन करने बैठते तो इनके पास ऐसा पावर रहता है कि सामने वाले के साथ ऐसी कुछ बातें करते हैं कि उसको बेचारे को उसकी जो कॉस्ट आ रही है उससे भी नीचे लेकर उससे एग्रीमेंट करवा लेते। फिर वो जाता है वापस से फैक्ट्री में और फिर वहां पर किसी तरीके से एफिशिएंटली काम करता है और थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रखता है। ये जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट है ना, वॉलमार्ट इज द लीडर। वॉलमार्ट बताता है कि पिछली बार हमने $120 में आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, इस बार $105 में खरीदेंगे, आप देख लो। और फिर ऐसे करके वो लोग कॉस्ट सेविंग करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं। तो दोस्तों नेगोशिएशन में ये 2 बातें ध्यान रखनी। अच्छा, ये 2 बातें किसी ने ध्यान रख ली और किसी को पता ही नहीं है, तो पता चला ये वाला उसके ऊपर चढ़ जाएगा नेगोशिएशन में और प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जिसकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है
वो अल्टीमेटली बाजी मारकर ले जाएगा। यानी माना मेहनत दोनों करेंगे पर इसको मेहनत का फल कम मिलेगा और उसने नेगोशिएशन में ही बाजी मार ली। इट इज डिसएडवांटेज। यहां वो डिसएडवांटेज नहीं था क्योंकि यहां आपको नेगोशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। लेकिन यहां पर जो नेगोशिएशन में स्मार्ट होगा वो, मुझे लगता है शायद आपकी जीएमसीएस स्किल्स में आपको नेगोशिएशन स्किल्स सिखाते हैं। ये पार्ट होता है नेगोशिएशन स्किल्स, है ना। वो सिलेबस में भी है क्या आपको? उसके जीएमसीएस के सिलेबस में रहता है, क्योंकि अगर आपको फ्रंट ऑफिस प्रोफाइल चाहिए ना, बैक ऑफिस की बात नहीं कर रहा, अगर आपको फ्रंट ऑफिस प्रोफाइल चाहिए तो आपका नेगोशिएशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। यानी अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का तो नेगोशिएशन स्किल क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर को उसको और इसको दोनों को बैठाकर डील करवानी, यानी इसको इसके फायदे गिनाने हैं और उसको उसके फायदे गिनाने। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स फ्रंट ऑफिस प्रोफाइल में बहुत काम आते हैं। बैक ऑफिस में डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू नेगोशिएट। ओके चलो यार लिखते हैं अपन, डिसएडवांटेज लिखेंगे। हाँ, डिसएडवांटेज, departmental manager having good negotiation skills. Departmental manager having good negotiation skills would conclude the transfer price in his favor. Would conclude the transfer price in his favor. वो ऐसी ट्रांसफर प्राइस करवा देगा in his favor, leading to ऐसा मत लिखो, leading to वर्ड कट कर दो, would conclude the transfer price in his favor to the detriment of another department. दूसरे डिपार्टमेंट के नुकसान पर वो अपनी ट्रांसफर प्राइस सेट करवा लेगा, है ना। अच्छा, क्या आप ऐसा मानते हो कि जिंदगी में आपको भी कभी न कभी नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे? कई बार मैं तो इनफैक्ट कहता हूं कि आप प्रैक्टिस तो ठीक है, अगर आप जॉब में भी हो तो आपको नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। अगर आपका मैनेजर सामने बैठा और आपकी सैलरी की अगर बात चल रही है, यार मेरी सैलरी ऐसी होनी चाहिए, या आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आपके नेगोशिएशन की बात चल रही है, तो आपको नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ेगा। नेगोशिएशन में पता है मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। नेगोशिएशन में अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो फिर तो आपको मुझसे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, आपकी तो खुद की नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है, तो आप सामने वाले को दबा ही दोगे नेगोशिएशन में। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनकी नेगोशिएशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं। होता है ऐसा? क्या आप ऐसा मानते हो कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं? बोलो यार। है। इनफैक्ट मैं मेरा बता दूं तो मेरे नेगोशिएशन स्किल्स में बहुत कमी है, मैं प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं कर पाता। मैं कहीं पर भी जाता हूं, जो वो सामने वाला रेट बोल देता हूं वो देकर आ जाता हूं, फिर घर पे जाके पता चलता है कि उसका असली भाव क्या था। तो मुझे पता है, मतलब ये तो खैर छोटी मोटी बात हो गई, मैं तो प्रोफेशनल नेगोशिएशन की बात कर रहा हूं। तो मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो भी आप इसको ओवरकम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप इसे सुधार सकते हो, क्योंकि इट इज अ गॉड गिफ्ट। अगर आप इसे नहीं सुधार सकते हो तो आप एक रूल अपना लेना जिंदगी भर में। मैं अपनाता हूं ऐसा रूल कि आप कि आप कभी भी जब आप किसी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, आप उससे सारी बात कर लो, लेकिन डील फाइनल करने के लिए एक दिन का वक्त आप ले लो। ऐसा करने से जो सामने वाले का ऑरा या जादू था ना सारा नेगोशिएशन का, वो डील रूम से जैसे ही बाहर आओगे तो वो सब उतर जाएगा। यू वुड बी एबल टू थिंक ऑब्जेक्टिवली, बजाय कि आप उस ऑरा में सोचो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ऑरा बना लेते हैं, उनका पावरफुल ऑरा रहता है नेगोशिएशन के वक्त, राइट। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आपकी नेगोशिएशन अच्छी हो, और इनकेस नहीं है तो आप सारी बातें कर लो, लेकिन आप एक बात बोल दो कि ठीक है ओके हम इस चीज को कल फाइनल करेंगे। वो बोलेगा अब भी करो, आप बोलना नहीं, ये मेरा रूल है, ये मेरा प्रिंसिपल है जिंदगी का कि कभी मैं डील करता हूं तो मैं एक बार सोचता जरूर हूं। तो फिर आप कुछ भी कर दो, आप वहां पर कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल रीजन दे दो कि यार मैं खजराना गणेश जाता हूं और वहां पर एक बार, मतलब कुछ भी, राइट, ओके। या आपको ऐसा नहीं बोलना तो जस्ट टेल हिम कि यार फिर मैं एक दिन का समय लूंगा डिसाइड करने में, और वो अगर बोले नहीं आज ही करना पड़ेगा तो आप फिर मना ही कर देना, बिकॉज इट इज डेट्रीमेंटल टू यू।
तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मेरी नेगोशिएशन कमजोर है, तो मैं सारी बात कर लेता हूँ। फिर जब आप घर पर जाकर चीजें शांत दिमाग से सोचते हो ना, तो आप सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में रख पाते हो, जो आप उस वक्त नहीं रख पाते। उस वक्त तो जैसा वो घुमाता है ना, वैसा आप घूमना शुरू हो जाते हो, अगर आपका नेगोशिएशन कमजोर हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो ऐसे करने से आपकी जो शॉर्ट कमिंग है वो ओवरकम हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये हमने क्या देखा कि कैसे ट्रांसफर प्राइसेस सेट होती है, और इसी के साथ हमने काफी ज्ञान भरी बातें यहां पर करी जो व्हाट्सएप पर भी नहीं मिलती है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल।